जैसे ही किसी के जहन में तस्वुर आता है वकील का, वो समझता है बहुत चालाक आदमी, बहुत तेज आदमी। सबसे इबरतनाक मिसाल फिरोज सन्स है। इस वक्त वहां जूतों की दुकानें खुली। तो अब तो फतवों में भी आ गया कि अगर अपने जायज काम के लिए आपको पैसे देने पर मजबूर किया जाए और आप दे दें तो इसमें कोई, हाँ मैं तो पढ़ के हैरान रह गया। तालीम जो है वो मुझे सरकार ने नहीं दी, सेहत नहीं दी, रोजगार भी नहीं दिया। अगर मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है तो करप्शन के सिवा मतलब मुझे कोई और हल अगर हो तो कोई जरूर बताए। माली का लड़का है तो माली है, क्लर्क का लड़का है तो क्लर्क है। आगे जाने का रास्ता क्या है? एक फर्द है पटवार खाने से मुझे 500 रुपए में मिलनी चाहिए, वो मुझे 5000 में मिल रही है। आप 5000 ही ले लीजिए, चलान से लीजिए, बैंक में लीजिए, मेरे तो 5 जा रहे हैं। आप किसी वक्त जरा किसी मीडिया हाउसेस के लोगों से पूछिए तो सही, 2-2, 4-4 महीने की तनख्वाह ना मिलना अखबारात में, और उसमें बहुत आम है। लाहौर बागों का शहर, लाहौर जी 50,000 शेर सुना सकता हूँ इसके ऊपर कि लाहौर की शान इज वन ऑफ द डर्टीएस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। शहर के बाहर दूर दूर तक ग्रीन बेल्ट का कोई वजूद मौजूद नहीं है। एफबीआर के पास डायरेक्ट पावर हासिल है कि वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट से वो पैसे निकाल ले। पार्टनरशिप होने लगी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होने लगा है तो उसको लिख लीजिए। वो जी बचपन का दोस्त है, पराया जी अपना। कहते हैं वो 6 महीने गुजरते हैं तो कोई आदमी आता है और कहता है सर ये जो मेरा पार्टनर है इसको किसी तरह 302 में नहीं फंसाया जा सकता। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअपरेन्योर। आज हमारे साथ हैं चौधरी फैसल हनीफ साहब, जो कि सीनियर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और लॉयर के साथ साथ बल्कि ये बड़े फेमस पोइट भी हैं माशाल्लाह। आपकी माशाल्लाह कोई 4 किताबें? 2 किताब। अच्छा माशाल्लाह। तो थर्ड इज इन प्रोग्रेस। अच्छा, ये वैसे तो ये बताएं कि मतलब लॉ बड़ा एक ड्राई और बड़ा एक ऐसा, और शायरी बड़ी क्रिएटिविटी। अच्छे उससे स्टार्ट किया। पहली बात तो ये है कि ये जो आपने मेरे नाम के साथ लगाया ये मतलब टेक्निकली यस दिस इज माय नेम एंड, लेकिन बहुत पुराने दोस्त ही इस नाम से चौधरी के लफ्ज से इस्तेमाल करते हैं। मुझे इस लफ्ज से किनारा किए हुए कई डेकेड गुजर गए, और अगर बाकी सोसाइटी भी इन अलकाब और नस्ल के मामलात से छुटकारा हासिल कर लेती तो बेहतर ही था। तो मैं फैसल हनीफ के नाम से ही वकालत में भी और शायरी में भी। आप चूंकि वो रखते हैं, यू हैव ऑल द राइट टू से दैट, बिकॉज आपका मेरा ताल्लुक उस तरह का है। देखिए हजूर, शायरी तो मैंने जब आगाज़ किया तो वो तो कहीं बात 7वीं 8वीं की थी, तो उस वक्त तक तो मैं तखल्लुस रख चुका था। तो ये जो रोज़गार के मामलात हैं तो कहीं बात की बात है। यानी जब मैं लॉ कॉलेज में दाखिल हुआ तो मेरी पहली किताब छप चुकी थी। मेरा ख्याल है 21-22 साल का हूँगा उस वक्त। उसके बाद वो दूसरी छपी, अब तीसरी का कुछ करेंगे। लेकिन बहरहाल फ़र्क आ गया, इसमें कोई शक नहीं कि लॉ ड्राई है, लेकिन ये भी ज़हन में रखिए कि शायरी भी कोई बहुत आसान या बहुत पुरलुत्फ काम नहीं है। ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ वो आ गया, एक ख्याल आ गया कि ये ख्याल पढ़ने वाले के लिए तो वो पुरलुत्फ हो सकती है। फॉर अ पोएट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ पोएट। वो इतना आसान नहीं है क्रिएटिव सफ़र, और उसमें बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। एक ख़ास तरह की शख्सियत बन जाती है, आप एक ख़ास तरह के इंट्रोवर्ट शख्सियत होते हैं। अब आपने जो सवाल किया ना मैं उस तरफ आऊँगा, ये है सही मुश्किल। अब शायर बेसिकली है इंट्रोवर्ट, दूसरा शायरी है 24 आवर्स जॉब। और आप पीछे भी पलट कर देखेंगे तो जितने बड़े शायरों का नाम ग्लोबली, पाकिस्तानी नहीं, मैं गालिब मीर ही की बात नहीं कर रहा, कहीं भी आप जब कभी गौर कीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि भाई व्हाट वाज देयर प्रोफेशन, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। जवाब यही मिलेगा कि भाई शायरी करते थे, किताबें लिखते थे। अच्छा, वेस्ट में तो किसी हद तक ये चल गया कि वहाँ पढ़ने वालों की तादाद मौजूद थी, कुछ आर्ट को अप्रिशिएट करने वालों की तादाद मौजूद थी। यहाँ भी चला जब तक रियासतें थीं, जब तक दरबार की कैफियत मौजूद थी। जब आप एसोसिएट होकर तो आपको फ़िक्र मुआश से आज़ाद कर दिया जाता था कि भाई आप बस शायरी कीजिए एंड यू आर एसोसिएटेड विद अस, तो बस इतना काफ़ी है। अच्छा, जब वो सरपरस्ती ख़त्म हुई तो, और यहाँ पढ़ने लिखने वालों की तादाद तो इतनी ज़्यादा नहीं थी,
तो फिर आप देखिए ना कि इसको फिर आप बतौर रोजगार इसको नहीं नहीं ले सकते। और शायरी पहले ही मुश्किल काम है, शायरी हो, मुसव्वरी हो, अब वो 24 आवर्स काम, इंट्रोवर्ट काम। अब यहाँ आके हमें मुश्किल पेश आई कि जो प्रोफेशन लिया वो एक्सट्रोवर्ट का है। प्रोफेशन कहता है बाहर निकलिए, बात कीजिए और खूब कीजिए, लोगों के सामने जम कर रहिए, कोर्ट्स के सामने भी, यानी एक गैलरी है ना, यू आर एड्रेसिंग द गैलरी एज वेल व्हेन यू आर इन द कोर्ट, यू आर इन द गैलरी एज वेल। आप गैलरी से भी प्ले कर रहे हैं, पीछे आपकी मार्केट भी खड़ी है, पीछे वो लोग भी खड़े हैं जो आपके या क्लाइंट हैं या पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं। बट बहरहाल इंसाफ दिलाने के खूबसूरत नारे से आगे चल के देखिए, बहरहाल ये एक प्रोफेशन भी है, होगा वो भी गरीब इंसानियत की खिदमत और वो सब दुरुस्त होगा। बट बेसिकली ऑल द लॉयर्स दे आर डूइंग इट फॉर देयर नेसेसिटीज, इट्स अ ब्रेड एंड बटर गेम। तो वो डिमांड करता है कि एक्सट्रोवर्ट हुइए और भला के हो। जैसे ही किसी के जहन में तस्वुर आता है वकील का, वो समझता है बहुत चालाक आदमी, बहुत तेज आदमी, बहुत, और ख़ास तौर पे हमारे सिस्टम में जहां लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है बहुत ज़्यादा, तो वो ये समझते हैं कि भाई जो हमें इंसाफ दिलाएगा वो हमारी तरह खामोश नहीं होगा, वो हमारी तरह दबा हुआ आदमी नहीं होगा, वो बल्कि बड़ा मजबूत आदमी होगा, वो जाएगा, ही विल आर्ग्यू इन अ वे, ही विल एक्सप्लेन आवर प्रॉब्लम, वो बिल्कुल हमें इंसाफ दिलाएगा। अब यहां आके वो क्लैश पैदा हो गया कि भाई बतौर शायर आप इंट्रोवर्ट हैं, तकाजा एक्सट्रोवर्ट होने का है, यहां पर्सनैलिटी क्लैश आता है। और यही वो जगह होती है जहां मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको ये फैसला करना होता है कि विच वे टू फॉलो। आपने वो फैज साहब की नज़्म पूरी तरह से मेरे ज़हन में नहीं है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, वो उसका फैसला कर चुकी है कि कुछ इश्क किया कुछ काम किया, फिर आखिर तंग आकर, आखिरी लाइन ही सुना रहा हूं, फिर आखिर तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि ये नहीं हो सकता था कि इश्क और काम दोनों भयक वक्त चल पड़े। तो इसीलिए जैसे आपने कहा, अगर 91 में पहली किताब आई थी, 2001 में दूसरी आई, तो आज तो हम 2026 में हैं, तो तीसरी किताब अब कहीं जाके इकट्ठी हो रही है। इस सारे दौर में उमर मियाँ आप ये भी देखिएगा कि किताब पढ़ने का कल्चर पहले ही कमजोर पड़ चुका था, मजीद कमजोर पड़ा, मजीद नीचे की तरफ गया। अब बताइए, मैंने बहुत सारे दोस्तों में बैठकर ये बात की। अब जाहिर है जो मेरे दोस्त हैं वो निस्बतन, मैं ये समझता हूं कि पढ़े लिखे भी हैं और रोजगार के मसाइल का शिकार भी नहीं हैं, वेल ऑफ हैं। उनसे जब मैंने पूछा, हर एक से पूछा, फर्दन फर्दन भी पूछा और महफिल में भी पूछा, कि आखिरी दफा किसी बुक शॉप पर जाकर उन्होंने जरूरत के अलावा कोई किताब, दरसी नहीं, निसाबी नहीं, अपने बच्चे के लिए नहीं, स्टेशनरी नहीं, क्या कोई किताब खरीदी, शायरी, नॉवेल, कोई चीज, किसी शख्स ने इकरार नहीं किया, एक दो के अलावा। यानी तो आप देखिए, अगर पढ़े लिखे लोग और पीपल हु कैन अफोर्ड, दे आर नॉट परचेजिंग इट, तो देन व्हाट्स द इंसेंटिव फॉर मी टू राइट? जब मैं पहुंच ही नहीं रहा लोगों तक, जब मेरे पहुंचने का इम्कान ही नहीं रहा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल और सबसे इबरतनाक मिसाल फिरोज सन्स है। फिरोज सन्स एक किताबों की दुकान तो नहीं थी ना, मॉल रोड पे फिरोज सन्स का होना, इट वाज अ रोमांस। लोग जाते थे, सारा सारा दिन हम गुजार देते थे, पढ़ भी लेते थे, बात भी हो जाती थी, किताबें भी खरीदी जाती थी। इस वक्त मेरे होते हुए मेरी जिंदगी में ही जो वो बैकवर्ड लुकिंग रोमांटिसिज्म कह सकते हैं आप, हम बूढ़े आदमी हैं, मगर बहरहाल इतने बूढ़े नहीं हैं कि कहें कि दुनिया जमाने का जमाना ही बदल गया। इस वक्त वहां जूतों की दुकानें खुली हुई हैं, राइट ऑन द मॉल रोड। फिरोज सन्स की जगह जूतों की पूरी मार्केट खुली हुई है। यार ये मैं कल परसों देख रहा था सोशल मीडिया पे कि लाहौर में कोई किताब मेला हुआ, उस पे लिखा था कि 35 किताबें बिकी हैं, मेरी भी नजर से गुजरा, और पता नहीं 2000 शौरमे बिके हैं और बिरयानी बिकी। बिल्कुल ऐसे। तो ये अनफॉर्चुनेटली किताबों के साथ जो है वो ये वाकया पेश आ, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा ये बताएं कि ये मतलब लॉ में, अब तो खैर आप माशाल्लाह सीनियर लॉयर हैं,
तो ये कॉर्पोरेट को मतलब शुरू से किया या ये कि पहले और चीज़ें भी की फिर आके कॉर्पोरेट पे? ये सफ़र बड़ा दिलचस्प है, इसमें बहुत सारे मामलात हैं। एक तो आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कॉर्पोरेट, ये मुझे लगता है जैसे क्लीशे बनता चला जा रहा है। जिस साहब से पूछो, जिस खातून से पूछो कि भाई आप क्या प्रैक्टिस आपकी, क्योंकि डिफरेंट फील्ड्स हैं, बाकी जहाँ तमाम सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन आई है, जाहिर है इस प्रोफेशन में भी स्पेशलाइजेशन आई है। अच्छा, अब देखिए, जब स्पेशलाइजेशन आई है तो जाहिर है आप वो इख्तियार भी करेंगे। अब हमें तो ये क्लीशे लगने लग गया कि जिससे भी पूछते हैं वो कहता है मैं तो कॉर्पोरेट का काम कर रहा हूँ। बल्कि एक साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा था अपनी लॉ फर्म के लिए, वो तो यहाँ तक कह गए कि मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या इरादा है आगे, आप अब कैसे लेकर चलेंगे अपने इस प्रोफेशन को, तो कहने लगे सर मैं तो कोऑपरेटिव की प्रैक्टिस करने लगा हूँ। ही हैड नो आइडिया अबाउट द वर्ड इवन। तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा बेटे वो तो कोऑपरेटिव स्कैंडल के बाद उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है, प्रोबेबली यू टेक सम अदर। सी, कॉर्पोरेट एक तो सिविल की ब्रांच है, इट्स अ ब्रांच ऑफ अ सिविल लॉ, सिविल लॉ की ब्रांच है। जिस आदमी को सिविल लॉ नहीं आता वो कॉर्पोरेट का नारा कब, क्यों, किस बुनियाद पे लगा रहा है, आई हैव नो आइडिया। दूसरा, हर आदमी जिसके पास किसी इदारे का काम है, इंस्टीट्यूशन का काम है या कंपनी का काम है, वो ये समझता है कि वो कॉर्पोरेट का काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, माफी चाहता हूं, इसका लॉ से कोई ताल्लुक नहीं। वो सब लोग जो पैरालीगल काम भी कर रहे हैं वो भी यही समझ रहे हैं। अब बाहर के हिसाब से देखिए, थोड़ा सा इंग्लैंड के हिसाब से हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारी लेगेसी मेनली कॉमन लॉ की इंग्लैंड से है। वहां इन चीजों को थोड़ा सा मुख्तलिफ करके लिया गया। देयर आर बैरिस्टर्स एंड देयर सॉलिसिटर्स। यानी बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई कि बेसिक आप LLB कीजिए और आप फिर स्पेशलाइज कीजिए। अगर आप बैरिस्टर बनना चाहते हैं तो दिखाई दे रहा है कि आप जाएंगे उसमें अदालतों में जाया करेंगे, आप केसेस किया करेंगे। इफ यू वांट टू बी अ सॉलिसिटर तो दिखाई दे रहा है कि आपका रुझान चैम्बर वर्क की तरफ, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, इस तरफ है, यानी वजाहत मौजूद है। हमारे यहाँ तो ये वजाहत है नहीं। अब मैं ही अपना सॉलिसिटर हूं, मैं ही अपना बैरिस्टर हूं, मैं ही अपना मार्केट करने वाला भी हूं। ये इस सूरत की वजह से ये हुआ कि खराबी पैदा हुई। फिर हर आदमी ने ये समझा कि अगर कोई आदमी ऑफिस में बैठ के चैम्बर वर्क कर रहा है वो कॉर्पोरेट का काम कर रहा है। हमें इससे बड़ा इख्तलाफ है कि भाई ऐसा नहीं है। अब खास तौर पे उन लड़के लड़कियों और नए यंग लॉयर्स के बारे में ये बात ज्यादा आपने देखी होगी जिनकी डिग्रीज जो हैं वो एक्सटर्नल की या अदरवाइज बाहर से पढ़ कर आए हैं। उनको वो जुडिशियल सिस्टम हॉस्टाइल भी लग रहा है, वर्किंग एनवायरनमेंट भी पसंद नहीं आ रहा, उनको उस सारा रास्ते से खौफ भी आ रहा है जो सिविल का रास्ता है। देखिए मुश्किलात तो है ना, एक सिविल डिस्प्यूट जेन्युइनली 15 to 20 ईयर्स लेता है डिसाइड होने में। ऐसी सूरत में मेरी उम्र में अब आदमी ये भी सोचने लगता है कि क्या ये केस बुक भी करना चाहिए कि नहीं, इसके अंजाम तक मैं खुद भी हूँगा कि नहीं। सेकेंडली, प्रोफेशनली भी जब मैं उसको देखता हूँ, यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एनी फी, हाउ बिग इट मे बी, if the case is going to be pending for 2 decades, any fee will become meaningless. Any fee. तो उसका आप अंजाम भी देख लीजिए। तो वो कॉर्पोरेट की बात इसलिए कि लोग खौफजदा होकर फिर कॉर्पोरेट में चले गए। अब बड़ी लॉ फर्म्स क्या कर रही हैं, किसी हद तक मैं भी यही कर रहा हूँगा। उन बच्चे बच्चियों से, लड़के लड़कियों से वो डॉक्यूमेंटेशन का काम और लीगल ओपिनियंस और इन सारे कामों से, विच इज परफेक्टली फाइन, मगर इसको प्योरली कॉर्पोरेट का काम समझना और ये ख्याल करना कि ये कोई अलग से कोई सिलसिला है, इज द ब्रांच ऑफ सिविल लॉ। हम बुनियादी तौर पे समझते हैं कि जो सिविल लॉ को नहीं जानता वो कॉर्पोरेट को एक आसान काम के तौर पर, एक फरार के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। एक्चुअली दे डोंट नो व्हाट कॉर्पोरेट लॉ इज।
अच्छा, ये बताएं कि वैसे तो इतनी आपकी जर्नी में बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा केस जिसने आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स पाकिस्तान लीगल सिस्टम जो है वो चेंज कर दिया हो? बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। मुश्किल क्या है, इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। एक सवाल तो जवाब तो ये है कि आपने पूछा कि मेरा पर्सपेक्टिव तब्दील कर दिया। उस पे उसके दो जवाब हैं। एक बार मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ भी तो हूं ना। अब मैं लॉ को देखता चला आ रहा हूं फ्रॉम 40s 30s, कम से कम उस वक्त से जब जब से हमारा ये मुल्क सामने आया। लीगल रवायात तो उससे भी पुरानी है। अब जब उधर से देखना शुरू करेंगे तो जब मैं स्टूडेंट था, तो जब पहली दफा मालूम हुआ कि वो जब पहला मार्शल लॉ लगाया गया तो कोर्ट्स ने वो कर दिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। अब मैं स्टूडेंट हूं और उस स्टूडेंट एज में जरा आदमी की बागियाना और नए नए ख्यालात भी जरा ज्यादा होते हैं। और कुछ ये हमें बावर भी कराया गया था कि वकालत जो है ना, ये तो इंसाफ दिलाना और ये तो वलियों और अंबिया का काम है कि पिसे हुए लोगों की मदद करना और ये ख्याल करना। अब जब उस केस को लेकर चले तो यार मौलवी तमीजुद्दीन केस में क्या हो गया, ये दासू केस में ये इन सब में क्या हो गया। और वो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे, यानी उससे ऊपर कोई जुडिशियल अथॉरिटी जो भी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का नाम था, वो जब वो पढ़े तो मायूसी हुई। और वो कोर्ट उसका हिस्सा थे। फिर जब प्रोफेशन में आए और आज के दिन तक, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स, उनमें फिर बहुत पॉलिटिकल मामला आ जाते हैं। आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई एजेंडा है हमारा। मगर जिस तरह से हर केस के बाद दूसरे केस तक एक बाकायदा लीप दिखाई देती है, एक बाकायदा जंप दिखाई देती है, तमाम नॉर्म्स को हटाकर फैसले करने की रवायत दिखाई देती है। यानी कोर्ट्स अपने ही अल्फाज को पर पूरा नहीं उतरती। आपको याद होगा, नेवर वांटेड टू कोट इट, बट इससे बेहतर लफ्ज शायद इस्तेमाल नहीं हुआ। बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि दीज आर कैंगरू कोर्ट्स, they keep on jumping, they keep on moving from here to there। अब लॉ के हवाले से देखिए, लॉ आम आदमी के लिए डू और डोंट से ज्यादा कुछ नहीं है। इसको इतना सिंपल होना चाहिए जिस तरह के सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, दैट्स इट। इससे ज्यादा देखिए ना, मैंने अपना रवैया कानून के मुताबिक बनाना है, क्योंकि अगर मैंने वो रवैया ना बनाया तो पीनल एक्शन आएगा ना। पीनल एक्शन है कानून की खिलाफ वर्जी। तो इट शुड बी एज सिंपल एज एनीथिंग कैन बी। इट इज फॉर द नॉर्मल पीपल। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की सतह पर हर फैसला दूसरे फैसले से एब्सोल्युटली डिफरेंट होगा तो मेरे डूज और डोंट्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो ये कभी नहीं मालूम होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर बतौर वकील मुझे नहीं मालूम, 30 साल प्लस की प्रैक्टिस और लेगेसी अपने खानदान की देखूं, 50-60 साल हो गए हमें इस काम में। अगर कोई हमसे पूछे, और लीगल ओपिनियन के लिए लोग पूछते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करता हूं, सो कॉल्ड कॉर्पोरेट इदारों के साथ काम करता हूं, तो वो कोई काम करने से पहले जब आपसे ओपिनियन मांगते हैं या किसी इशू पर ओपिनियन मांगते हैं, और जब मैं उसकी रिसर्च करता और अपने एसोसिएट से करवाता हूं, तो मैं महसूस करता हूं यार हर तरह की जजमेंट मौजूद है। देयर इज अ जजमेंट इन फेवर ऑफ दैट, देयर इज अ जजमेंट अगेंस्ट दैट। सो व्हाट दिस इंस्टीट्यूशन शुड डू, इसको क्या करना चाहिए? अच्छा, अगर ये इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, देन इसके बारे में बड़ा अच्छी सेइंग थी एक जमाने की कि अ लॉ व्हिच इज सपोज्ड टू बी इंटरप्रेटेड अगेन एंड अगेन इज अ बैड लॉ। भाई, एक लॉ की बार बार आप वो कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन, और हर बार वो इंटरप्रिटेशन पिछली वाली इंटरप्रिटेशन से मुख्तलिफ हो जाती है। सो अब इसमें दो ही बातें हैं, ईदर दिस लॉ इज बैड और द वन हु इज इंटरप्रेटिंग इट अगेन एंड स्ट्रेचिंग द वर्ड्स इन हिज फेवर, और वो किसी एजेंडा पर है, या वो खराब है। देखिए, इसमें तीसरा तो कोई जवाब नहीं हो सकता। ईदर दैट दोज वर्ड्स आर नॉट गुड एनफ, दे आर लायबल टू बी स्ट्रेच्ड, इतने कमजोर लिखे गए हैं। इज्ज कलाम हम शायरी में कहते हैं कि यार ये तो कलाम का इज्ज हो गया ना, कि इसके कोई मानी ही नहीं निकल रहे। हर आदमी जो आता है इसको अपने तौर पर स्ट्रेच करके अपने मानी में ले जाता है, तो इसका मतलब इट्स अ बैड लॉ।
दिस इज अगेन एंड अगेन इट इज बीइंग इंटरप्रेटेड, और पता ही नहीं चल रहा कि इसका असल मानी क्या है। या कानून दुरुस्त है मगर उसकी इंटरप्रिटेशन करने वाले उसके स्टेक होल्डर्स बन गए हैं, उसके इंटरप्रेट करने वाले नहीं रहे, एंड दे आर डूइंग इट फॉर सर्टेन रीजंस। दो सर्टेन रीजंस कैन बी लुक्ड इनटू, वन कैन फाइंड इट आउट। सब मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेकर आज के दिन तक देखी जा सकती है, कोई बड़ा मसला नहीं है, सबको पता चल सकता है। वजूहात मामूली तौर पर बदल सकती हैं मगर तारीख और ये जो सारा मामला है अपनी बुनियादी साख्त में बहुत तब्दील नहीं हुआ। बुनियादी साख्त में ये वहीं खड़ा है जहां ये कुछ अर्सा पहले था। सोक्रेटिस के साथ एक लिखा जाता है, बयान किया जाता है कि उसका ये कॉल है, किसी का भी हो, क्या फर्क पड़ता है इससे। उसने कहा कि लॉ जो है ये वेब की तरह होता है, बकरी के वो क्या उसे कहते हैं, जाले की तरह होता है, जिसमें कमजोर फंस जाते हैं और जो मजबूत होते हैं वो उस जाले को तोड़ते हुए निकल जाते हैं। बट दिस इज द क्रक्स लाइन प्रिसाइजली आई कैन सी। तो आपने पूछा एक केस, भैया यहां तो हर रोज एक केस हो रहा है जिस पर हम सोचते हैं ये तो नहीं हो सकता था। अच्छा, ये जो अगला सवाल है ये भी आपकी इसी बात से ही थोड़ा सा है कि अच्छा जनरली लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में सरकारी इदारों में काम बगैर सिफारिश के नहीं होता, तो आपका भी ये मानना है कि ये वाकई ऐसे ही है? नहीं, मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। सिफारिश अच्छे खासे होते हुए काम को खराब करेगी। अच्छा जी हाँ, बेहतर ये होगा कि इसके लिए लफ्ज रिश्वत इस्तेमाल किया जाए बड़े कोल्ड वर्ड्स में। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई छुपा कर बात करना, स्पीड बनी के तौर पे कहना या कुछ और नाम देना मेरा ख्याल है गैर मुनासिब होगा। लेट्स टॉक अबाउट इट स्ट्रेट अवे। वो रिश्वत से होगा, सिफारिश से तो खराब हो जाएगा। बल्कि सिफारिश से ये होने का इम्कान है, या तो सिफारिश ऐसी हो ना जिसको इनकार मुमकिन ना हो, वो तो फिर 100 में से 1-2% होंगे। नॉर्मली चूंकि स्टेक होल्डर्स हैं, पूरा निजाम जो है वो एक खास तरीके से चलाया जा रहा है। वो जो पैसे उससे हासिल होने हैं उसकी बुनियाद जो है वो रखी गई है, और उसकी बुनियाद पर जो इमारत खड़ी हुई है वो काफी ऊपर तक जाती है। वो सिंगल स्टोरी नहीं है, वो जो आदमी वहां वसूल कर रहा है वो अकेला नहीं है इस मामले में। तो अगर वो रोज ये सिफारिश ही तस्लीम करने लग जाए तो ये मामला चलेगा नहीं। अनफॉर्चुनेटली इस मईशत के और इस सोसाइटी के चेहरे पर जो थोड़ी बहुत रौनक चेहरे पर लाली है वो करप्शन के पैसों से है, और वो सब जगहों पर आता है। जो जहां बैठा हुआ है वो वहां इसको इस्तेमाल करता है, और वो जानबूझकर ऐसी मुश्किलात और उलझनों में इजाफा करता है कि आप इस पर मजबूर हो जाएं कि जो टर्म्स वो कह रहा है उसके ऊपर इसको एक्सेप्ट कर ले, और यही बेहतर है। और अब तो आपने शायद मैं तो हैरान रह गया, 1-2 जगहों पे मैंने वो फतवे भी देखे, तो अब तो फतवों में भी आ गया कि अगर अपने जायज काम के लिए आपको पैसे देने पर मजबूर किया जाए और आप दे दें तो इसमें कोई, हाँ मैं तो पढ़ के हैरान रह गया। और मुझे बात समझ भी आती है बतौर वकील मुझे समझ आती है कि यार भाई मैं अब क्या करूं। एक बिल्कुल सीधा सादा सा मामला है, और ये ज़हन में रखिए कि जहां भी मोनोपोली होगी ये सिचुएशन क्रिएट होगी। सरकारी दफ्तर है, यही दफ्तर है जिससे काम होना है। आज भी यही आदमी मौजूद है, कल भी यही आदमी, ट्रांसफर भी हो जाएगा तो चेहरा बदल के वही आदमी, वही करैक्टर सामने होगा। अब मेरे पास फरार की कोई जगह नहीं है, तो मैंने वो फतावा जो है वो देखे, और मैंने कहा शरई उज़र तो मौजूद है। शरई उज़र यही होता है ना कि जहां मजबूरी आन पड़े, जहां 3 दिन का फाका हो जाए, वहां आप चीजों को और तरह से देखना शुरू कर दें। तो यहाँ भी यही सूरत है हुजूर। सरकारी इदारों की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन आपके ख्याल में पता एक ऐसा सरकारी महकमा जिसमें कि फौरी तौर पे बहुत ही लीगल रिफॉर्म की जरूरत? अब ये अच्छा सवाल है, लेकिन मैं इसमें भी गुजारिश करूं, जब सोसाइटी में या मुआशरी तौर पर या मुआशरती तौर पर सोसाइटी जवाल का शिकार हो जाए ना सर, तो वो किसी एक शोबे में नहीं करती। डिक्लाइन आता है तो वो फिर तमाम पर ही आ जाता है। ये कहना, सिंगल आउट करके कहना कि हजूर अगर पुलिस वाले ठीक हो जाए ना तो बस समझिए, ये मेरे नज़दीक आसान रास्ते या आसान हल
चूंकि हमें आदत पड़ गई है शॉर्टकट की कि बस 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 ये 2 काम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा सर। ये नहीं है कि पटवार सिस्टम ठीक हो जाएगा तो सारे ही मसाइल हल हो जाएंगे। हाँ, कानूनी तौर पर हम मुहज्जब दुनिया से बहुत पीछे हैं सर। उसकी मिसाल दे देता हूं ना। देखिए, 47 से पहले ये कॉलोनी थी और यहां पर जो निज़ाम इंसाफ मुतारिफ कराया गया वो कॉलोनियल सिस्टम के लिए था और बड़ा अच्छा था। अगर मुझे आज कहीं कहीं कॉलोनी बनानी हो तो मैं इस निज़ाम को रखना पसंद करूंगा क्योंकि बड़ा माकूल निज़ाम है। इसमें आम आदमी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वगैरह को जितना माकूल तरीके से किया जा सकता है वो किया जाएगा। ज्यादा इंसाफ देने की जरूरत इसमें नहीं है। बस आपने अपनी रेट ऑफ द गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, आप बाहर से आए हुए हैं और आप थोड़ी देर के लिए वहां हैं, आपने उनको हमेशा के लिए अच्छा नहीं करना, आपने सिर्फ काम चलाना है। तो आपने जो भी निज़ाम देना है वो बस काम चलता हुआ हो। तो कॉलोनियल सिस्टम के लिए ये निज़ाम बिल्कुल ठीक, फाइन, और फिर 40s तक या 1857 से आगे बिल्कुल ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। अब जब मैं आज़ाद हूंगा, यही निज़ाम आपको इंग्लैंड में नहीं दिखाई देगा, किसी भी आज़ाद मुल्क में नहीं दिखाई देगा। ये निज़ाम आपको इंडिया में दिखाई देगा, ये निज़ाम आपको श्रीलंका में दिखाई देगा। मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ श्रीलंका जाने का, इंडिया भी जाने का। यही हाल अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लैक कोट यही पहने हुए 45-47 की गर्मी में लोग फिर रहे थे। और बिल्कुल मुझे वहाँ कोर्ट्स में भी अब तो बहुत क्लियर हो गया ना, अब तो बहुत आसान हो गया, इन्फॉर्मेशन का एक फ्लड है, एनीबॉडी कैन सी एनीथिंग। मैं जिस वक्त गया उस वक्त इतनी सहूलियात नहीं थी, तो जा कर देखा, पता चला सुभान अल्लाह, वो तो हर छोड़ी हुई कॉलोनी ने, बहुत ही कम है उनमें से जिन्होंने इसमें से ग्रो किया और कहा कि नहीं, सिंस नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, हमारे लोग इस तौहीन अमेज निज़ाम के लायक नहीं है, दे डिजर्व मोर। उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और अपने निज़ाम को तब्दील किया। तो जो आप पूछ रहे हैं, तमाम तर निज़ाम में फौरी तब्दीली की जरूरत है और इस माइंडसेट के तब्दील होने की जरूरत है कि ये हुक्मरानी करने के लिए लाया गया है। अच्छा, ये आपने भी करप्शन की बात की, तो करप्शन जो है ये मतलब लीगल इशू है या कल्चरल इशू है? दोनों ही हैं सर। देखिए, वही बात के डिफाइन कैसे करूं। अगर लीगल इशू के तौर पर लिया जाए तो फिर लीगली तो वो डिसाइड हो चुका है ना कई जगहों पर। देयर आर मेनी लॉज फॉर दैट। एक ही काम के लिए मैं आपको गिनाने लगूं तो कितने कानून मौजूद हैं। पीपीसी मौजूद है जिसमें जाहिर है करप्शन को रोकने का जरिया मौजूद है। पंजाब गवर्नमेंट है या सूबाई हुकूमतें हैं तो एंटी करप्शन के इदारे मौजूद हैं। फेडरल गवर्नमेंट है तो FIA मौजूद है। अब मैं गिनाने लगूं तो वो तो आप देखिए, साइबर क्राइम्स हैं तो उनके लिए एक और दुनिया है, ख्वातीन के खिलाफ मामलात हैं तो एक ट्रिब्यूनल बन चुका है, बैंकिंग के मामलात हैं तो एक और, वो तो बेशुमार सतह पे हुआ है ये सब मामला। लेकिन करप्शन जो है इन तमाम में आपको कॉमन फैक्टर के तौर पे नजर आएगी। बेशतर मामलात में मेरी जरूरियात ज्यादा हैं और मेरे रिसोर्स जो हैं वो कम है। 250 मिलियन का ये मुल्क है और इसमें रिसोर्सेज जो नीचे तक जा रहे हैं वो बहुत कम है और जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो अपनी ख्वाहिशात को जरा लगाम देने में कामयाब नहीं हो सके और हम में भी वो कुव्वत पैदा नहीं हुई आम आवाम में कि उनको हम लगाम दे सके, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है एक ऐसा निज़ाम जिसमें इंतखाबात होते रहें, जिसमें फ़िल्टर आउट करने का प्रोसेस जो है वो होता रहे। वो चूँकि हमें दस्तयाब नहीं हुआ। देखिए ना, 70 में पहला इलेक्शन होता है और उसके बाद जो इलेक्शन हुए उनके भी हशर हमने देखे हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ये इसका मौका मुझे बहुत कम मिला है। तो करप्शन इसलिए मेरी ज़रूरियात ज़्यादा हैं। डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा खेल है। मैं आपकी बात को, अभी आपका सवाल आपका और जगह चल रहा है, लेकिन मुझे एक लम्हा कहने दीजिए। देखिए, सरकार ने बेसिक मामलात से हाथ उठा लिया। तालीम वो नहीं दे रहे। आप बताइए, आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं? आपके किसी हल्काए
अहबाब में कोई भेज रहा है? द आंसर इज नो। कोई सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है। आप एक इदारे को चला रहे हैं जो हेल्थ से मुतल्लिक है। इसकी जरूरत पड़ती है अगर सरकार इसी मामले को, यानी सरकार हेल्थ नहीं दे रही, सरकारी उस पे जाके देख लीजिए ना, एक एक बेड पे दो दो लोगों का होना और करप्शन और क्या नहीं एंड व्हाट नॉट, क्या इसको तफसील से बताया जाए। अच्छा, आम आदमी के ये दो मसाइल हैं, एक तालीम है, एक सेहत है, फिर एक रोजगार है। अच्छा, तालीम जो है वो मुझे सरकार ने नहीं दी, सेहत नहीं दी, रोजगार भी नहीं दिया। अब मुझे बताइए, मैंने जब गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, वो जो उस जमाने में मतलब ऐसे था जैसे पता नहीं क्या दिल्ली फतह कर लिया। गवर्नमेंट कॉलेज में जब एडमिशन हुआ, आई थिंक 700 रुपया पहले साल दिया, 1100 दूसरे साल दिया, तो हम गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ लिए। सेम वाज द केस विद अदर डिपार्टमेंट्स। इस वक्त लॉयर की आम स्कूल्स में भी मामला 3-4 मिलियन से लेकर 10 मिलियन प्लस में पाकिस्तान में जा चुका है। अब जब अगर मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है और मैं भी चाहता हूं कि वो किसी अच्छे मुकाम पर आ जाए, तो करप्शन के सिवा मतलब मुझे कोई और हल अगर हो तो कोई जरूर बताए। बात को वो करना चाहिए, बात को घुमा घुमा कर करने का कोई फायदा नहीं है। 30-40 हजार या जो अभी 40,000 या 37,000 या 40 की वो बनी है एक लिमिट नीचे वाली मिनिमम वेज की, ये तो छोड़िए, इससे 4 गुना पे 5 गुना पे भी कोई डिसेंट एजुकेशन, डिसेंट हेल्थ एंड रोजगार का बजट बना दे तो थैंक यू वेरी मच, हम उस बजट के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। ऐसा होगा नहीं। अच्छा, अब ये जो गैप है, उमर साहब कहीं से तो फिल होगा। कहां से फिल होगा? जुल्म से फिल होगा, बेईमानी से फिल होगा। एक रास्ता है कि सब्र से फिल होगा, तो सब्र एक हद तक ही होता है, या लोग बाहर आ जाएं या फिर वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें। सरकारी में तो ये समझा जाता है, यानी सरकार में तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे समझा जाता है कि भाई आपको इख्तियारात दिए हैं ना, तनख्वाह तो कम है, इख्तियारात दिए हैं, चलाइए इसको, लाइए इसमें से, खुद ही कमाइए, खुद ही चलाइए। जब मेरे ये 3-4 बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे सर, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, तो मेरे पास और क्या रास्ता है? मैं आई एम नॉट रियली एडवोकेटिंग फॉर दोज हु आर करप्ट, या वो जो लोग अपनी ख्वाहिशात के गुलाम होकर करप्शन कर रहे हैं, आई एम नॉट एडवोकेटिंग देम, बट आई एम स्टैंडिंग फॉर दोज जिसका आप कोई भी फॉर्मूला नहीं बना सकते कि वो जिंदगी को कैसे गुजारे। तो फिर तो ये विशेष सर्कल है। 40-50 हजार कमाने वाले का लड़का जो कि होता चला आ रहा है, माली का लड़का है तो माली है, क्लर्क का लड़का है तो क्लर्क है, आगे जाने का रास्ता क्या है? कोई भी नहीं। अच्छा, ये आपके ख्याल में मतलब एफबीआर से लोग इतना डरते क्यों हैं, और मतलब इस तरह के मामलात में लोगों के राइट्स जो हैं, भी बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। उसकी मैं भी अपनी ही मिसाल पेश कर सकता हूं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं तमाम काम इदारों के साथ करता हूं। इसके बावजूद मैंने जुर्रत नहीं की ये कहने की कि मैं कॉर्पोरेट वर्क करता हूं, क्योंकि पहले इस पर बात हो चुकी है। अब जिन इदारों के साथ मैं काम कर रहा हूं, दे आर ऑल्सो वो टैक्स कलेक्टर भी हैं, यानी मेरे पास रकम आने से पहले रकम मेरी आमदन से निकल चुकी होती है। उसके बावजूद अब इसका मतलब है 1 लाख वकील से ज्यादा है इधर पाकिस्तान में, और लाहौर में मेरा ख्याल है उनकी तादाद 30-40 हजार से ज्यादा है। नाउ आई एम द वन जो लास्ट 2 डेकेड से एक माकूल इनकम का हिस्सा टैक्स में दे रहा है। उसके बावजूद खुदा ना खास्ता अगर एफबीआर मुझसे पूछे, क्योंकि वकील का दफ्तर होने के बावजूद पूरी इकोनॉमी इस तरह डॉक्यूमेंटेड, वाउच्ड, बुक पूरी जिस तरह बाय द बुक होता है, अगर आप समझे कि वैसे पढ़ी हुई है तो पढ़ी नहीं हुई। ये तो मैं वो बता रहा हूं, अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि मैं अपने आप को बहुत क्लीन समझता हूं, दावे के साथ नहीं, मजबूरन, इसलिए कि मैं जो जिनके काम करता हूं वो पहले ही एट सोर्स डिडक्ट कर लेते हैं, तो मैंने कोई दावा नहीं किया कि मैं बड़ा कमाल करता हूं। अब जहां
उसके बावजूद आई एम अफ्रेड ऑफ दैट इफ दे विल आस्क मी कि जनाब रसीदें निकालें और ये निकालें तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब वो लोग जो टैक्स दे ही नहीं रहे या जिनके पास ये डॉक्यूमेंटेड वाउच्ड सिचुएशन बिल्कुल ही नहीं है, मैं तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिखा सकूंगा, शायद ताजरान है उनमें और लोग हैं, वो एफबीआर से ना डरें तो क्या करें? ये तो है एक लीगल इशू। टैक्स भी बहुत ज्यादा है सर। सरकार को शायद ये बात समझ नहीं आई कि अगर इस टैक्स को कम कर दिया जाए तो शायद एफबीआर से लोग डरना शुरू हुए। जो हो रहे हैं वो ना डरें। एफबीआर के लोग स्वाय आम स्क्वीज करने के, उसको मरोड़ने के और कोई काम नहीं करते। उसमें भी वही मसला शामिल है जो मैंने आपको बताया। मेरे एक सिविल जज दोस्त कहा करते थे, सी विदाउट नेमिंग इट ऑब्वियसली, कि भाई सोने के पहाड़ पर बिठा दिया है, तनख्वाह है, उस जमाने में तो वो 3 फिगर भी नहीं टच करती थी ना, यानी 4-5 यानी लाख से नीचे नीचे रहती थी। और कहते हैं कि इंसाफ इमाम अबू हनीफा वाला और इंसाफ मौला अली वाला वो कीजिए, तो मैं कहाँ से करूं नीचे। अब एफबीआर के लोग जो रिकवरी का काम करते हैं, अगर वो उनको आप इंसेंटिव नहीं दे, मैं तो ये साफ कहूंगा कि लेट्स गिव देम इंसेंटिव फॉर रिकवरी एंड मे बी दैट कैन इंक्रीज इट। या मैं मिसाल अर्ज करूं आपको, अगर मैं टैक्स दे रहा हूं 10 रुपए और मुझसे 10 रुपए ही एफबीआर वाला ले गया तो मुझे 20 में हो गया ये मामला। अगर टैक्स कहीं 20 पर आ जाए तो सर मुझे तो 20 देना पड़ रहा है ना, मैं तो ऑलरेडी 20 दे रहा हूं। अगर आप एक लाइन बना दें कि भाईजान यहां ज्यादा टैक्स वाले, एग्जेक्टिव लाइन जिसे कहा जाता था, मेरे तो जेब से 20 ऑलरेडी जा रहा है, उस 20 में से सरकार चाहे तो उस माफिया को अपना हिस्सा देते रहे या जैसे भी करना है करे, मुझे तंग करना छोड़ दे, मैं वो 20 दे दूंगा। सेम इज द केस जो आपने पूछा था कि डिपार्टमेंट्स में क्यों ऐसे होता है। एक फर्द है, पटवार खाने से मुझे 500 रुपए में मिलनी चाहिए, वो मुझे 5000 में मिल रही है और उसके लिए मेरे हाथ भी प्लूट हो रहे हैं। आप मेहरबानी फरमाइए, आप 5000 ही ले लीजिए, चल आराम से लीजिए, बैंक में लीजिए, मेरे तो 5 जा रहे हैं ना, मेरे तो 5 जा रहे हैं, आप मुझसे लीजिए, मुझे इस कंपेल्ड सिन में मत डालिए और मुझसे पैसे लीजिए और मुझे एक प्रीमियर सर्विस जो है दीजिए। और इसमें से आप इफ यू वांट टू गिव देम मोर, बिकॉज ये हमने देख लिया थ्रू आउट द हिस्ट्री के रिकवरी पर लगाए हुए लोगों को अगर आप थॉरो इंसेंटिव नहीं देंगे और आपकी रिट भी मजबूत नहीं होगी और आप उसमें हिस्सेदार भी होंगे तो ऑब्वियस बात है कि वो एफबीआर को कौन देगा पैसे। अच्छा, ये आपके ख्याल में क्या वजह है कि जो पाकिस्तानी कंपनियां हैं वो ज़्यादा लीगल मैटर्स पे फेल होती हैं रादर देन कि वो फाइनेंशियल मैटर्स पे फेल हो? जी आप ठीक कह रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि लॉ कॉम्प्लिकेटेड है, ये वही मामला आ गया। ईज ऑफ बिजनेस का भी थोड़ा सा इसमें जरा सा पोर्शन देख लीजिएगा। कंपनी बनाना, कंपनी चलाना दोनों मुश्किल है। बनने में तो फिर कुछ आसानी ऑनलाइन होने की वजह से आती जा रही है, लेकिन उसकी कुछ रेगुलेटरी वो हैं, कंडीशंस हैं जो आपने हर साल में कई दफा पूरी करनी है। फिर आपकी एक प्रॉपर फाइल जो है वो SECP में मेंटेन हो रही है जो आप पर रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर मौजूद है। अब आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे। अब जब आप रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे तो एक पलंदा सा बनता चला जा रहा है जिसमें कंपनी अपनी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में नहीं चलाई जा रही। कंपनी तो यहां कह रहे हैं, अब मैं आपसे एक काउंटर सवाल कर सकता हूं, मुझे जरा याद करके बताइए, बड़े से बड़े नामों से लेकर नीचे तक, मुझे नाम लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंशा साहब से लेकर नीचे तक, दे आर प्योरली रनिंग कंपनीज और दे आर फैमिली बिजनेसेस? कंपनी कहां है वहां पे? कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन हुआ करती थी या होती है जो अपना वजूद रखती है।
तो वो ये कानूनी तौर पर तो ये वजूद में आ गई, मगर बुनियादी तौर पर ये तमाम की तमाम जो है ये फैमिली सेटलमेंट्स हैं। और जो आप पूछ रहे हैं ये चूंकि फैमिली सेटलमेंट्स हैं और पीछे बहुत ज़्यादा जिसको प्योरली कॉरपोरेट स्टफ कहते हैं वो मौजूद नहीं है, वो इसकी ज़रूरत नहीं समझते कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को पूरा किया जाए, अथॉरिटी के जो तकाजे हैं वो पूरे किए जाए। वो आपने महसूस किया होगा कि वो इसको यही कहते हैं कि ये कंपनी के मालिक हैं, ये कंपनी के फ्लाई हैं। वो शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, वोटिंग का कॉन्सेप्ट, वो तो हमें दिखाई नहीं देता। होते तो वही चेयरमैन ऑफ ग्रुप होते हैं, बाकी 5-7 कंपनियां भी वही देख रहे होते हैं। अब एक स्टेज पर तक तो वो चलता है। मैंने जो बड़े बड़े ग्रुप्स को टूटते देखा, मैंने वो वहां देखा कि जैसे ही दूसरी जनरेशन की बात आई, अब पूरी रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो उसकी वो मार नहीं खा रहे होते, तो फिर डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। और वो डिस्प्यूट चूंकि जिस तरह कंपनी को डॉक्यूमेंटेड हालत में होना चाहिए वो नहीं होती। फिर जब डिस्प्यूट आते हैं और वो कोर्ट्स में जाते हैं, तो मैंने वहां बता दिया आपको कि 20 साल का 2 डेकेड का, तो वो वहां पर वो आगे नहीं चल सकते। दे कांट रियली डू दैट। और शायद एससीसीपी को आसान कर देना चाहिए, लेकिन एससीसीपी ने एक बड़ा अच्छा काम किया था इसमें। पूरी दुनिया में एससीसीपी ने ही क्या किया, ये कहा गया था कि जो लॉ है, एक लॉयर है, वो एक ऑडिटर और एक लॉयर आप कंपनी में रखेंगे और वो आपके मामलात को देखेगा। ट्रू सेंस में बताइए कितनी कंपनीज हैं जिन्होंने लॉयर्स रखे, और ऑडिटर्स भी मजबूरन इसलिए रखे कि ऑडिटेड वो देनी पड़ती है, और वो भी मगर प्योर ऑडिटर्स नहीं है। हमें मालूम है कि वो भी कैसे रिपोर्ट्स बनती हैं, कैसे जाती हैं, मगर लॉयर्स का तकल्लुफ तो लोगों ने किया ही नहीं ना, वो अब रख दिया। अब वो लॉयर मौजूद नहीं है, वो उस रेगुलेशंस को पूरा हो नहीं रहा, तो ये एक दिन ये अपने ही बोझ के तले, जैसे आपने कहा ना, दब के मर जाएगी। यही होता है। अच्छा, ये मतलब आप क्योंकि भारत अगेन बिजनेसेस के साथ काम करते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि बोर्ड रूम्स की ज़्यादा कॉमन गलतियां जो हैं वो क्या हैं? जी अर्ज करता हूं सर, एक तो इसी से कंटिन्यू करते हुए बोर्ड रूम की क्या गलतियां होंगी। पहली बात यह है कि क्या इंडिपेंडेंट, मैं खासतौर पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात कर रहा हूं इस वक्त, क्या कोई इंडिपेंडेंट रूम बोर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं? आंसर इज नो। वो उसी के बेटे हैं, उनके ही भांजे हैं, उनके ही वो हैं। एक आध कोई एम्प्लॉय डायरेक्टर डाल दिया गया है। अब बोर्ड में क्या हो रहा है, वही जो असल जिनके पास 70-80% या ओरिजिनल इक्विटी या वो मौजूद है, जिनका जो स्टेक होल्डर है, वही फैसला करते हैं, वही आगे चला जाता है। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली शैम है, शेयर होल्डिंग भी शैम है। वो तमाम के तमाम बेनिफिशियल ओनर नहीं है। बेनिफिशियल ओनर कोई और है, वो एक ही है। तो बाकी लोग वहां हैं, क्योंकि तकाजा पूरा करना है, शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो अंदर का माहौल जाहिर है साजिशी होगा। अंदर का माहौल ये होगा कि जहां भी वन मैन आ जाएगा, इसके कौन कितने करीब हो सकता है, इसकी हां में कितनी हां मिला देनी चाहिए। और जो जेन्युइनली इससे इख्तलाफ करने की का वो रखते होंगे, ऑब्वियसली आउट हो जाएंगे या धड़ेबंदी होगी। ये भी एक वो वजह है जो आप बयान फरमा रहे थे कंपनीज के गिर जाने की, कि उनके अंदर से एक फूट जो है वो सामने आएगी और वो उनको कारोबार में गलत फैसले कराएगी, गलत कानूनी फैसले करवाएगी। लॉयर मौजूद नहीं होगा, और अगर होगा भी तो हर फैसला करने से और सही दुरुस्त लीगल ओपिनियन देखने से पहले वो आंख का इशारा देखेगा चेयरमैन का, because he is the one who's paying him actually. It's not the business who's paying him. It's the owner of the business, the true beneficial owner of the business who's paying him. So he will look towards him. वो ओपिनियन नहीं दे रहा होता, वो पहले से मौजूद एक ओपिनियन पर सर्टिफिकेट जारी कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में क्या माहौल होगा वहां पे? अच्छा, ये पाकिस्तान में भी इनसाइड ट्रेडिंग होती है? पाकिस्तान में होती ही इनसाइड ट्रेडिंग है। देखिए ना, आपको वो मेरे मामलात या ख्यालात जरा थोड़े वो हो सकता है कि लगे कि बड़े तुंद हैं शायद या तल्ख हैं। देखिए, आगाज कब से नहीं हुआ, सबको मालूम है कि जमीनों की खरीदो फरोख्त मामलात, यानी जैसे ही सरकार के अंदर मामलात शुरू हुए कि फला एरिया टैक्स फ्री जोन बनाया जा रहा है,
तो यकलख्त उस एरिया में, अब ये बात मुझ तक तो पहुंचने तक तो बहुत देर हो चुकी होगी ना, क्योंकि आपको पता है कि फैसले बहुत देर में किए जाते हैं। कोई समरी बनती है, उसके ऊपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनते हैं, वो पता नहीं इनके बड़े अजीब अजीब नाम हैं, PC1 है, फला है, ये है, वो बनता है। अच्छा, अब जो फैसला करने वाले अंदर लोग मौजूद हैं, उनको तो बिल्कुल हवा का रुख, क्योंकि वही तो फैसला करने वाले हैं, उनको ये मालूम हो जाता है कि अब जो खेल है वो कहाँ होगा। वो उस खेल के जो रिंग है, वो उस रिंग को पहले से जाकर मनूवर करते हैं और वो चीज लेकर अपने पास रख लेते हैं, बी इट इमूवेबल प्रॉपर्टी, बी इट मूवेबल एसेट। को बाहर से चीज आनी है, टैक्स कम होने वाला है, मैं ही वो आदमी हूं जो टैक्स कम करने वाला है और मैं उस पर शामिल हूं फैसला करने वालों में। तो मैंने बाय डिफरेंट नेम्स, वही बात जिसका बेनिफिशियल ओनर मैं हूं, मैं बाय डिफरेंट नेम्स वो मैंने एक्वायर कर ली, और उसके बाद सडनली वो सामने आ गया कि ये तो इसके ऊपर टैक्स हॉलिडे आ गया है, फला आ गया है। अब वो मेरी वो खरीदी हुई कोड़ियों के दाम प्रॉपर्टी जो है, वो उसकी मामलात कहाँ से कहाँ चले गए। तो अपने बचपन से लेकर चूनिया टैक्स फ्री से लेकर आगे तक जितने भी नाम लेते जाएंगे, सब में इनसाइड ट्रेडिंग हुई है, सब में हुई है। अच्छा, ये जो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स हैं तो ये एम्प्लॉयज़ को भी इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी सैलरीज, उनकी जॉब, उनकी मतलब इस तरह की चीज़ों पे आप? जी मैं अर्ज करता हूँ सर, पहली बात तो ये है कि वही अर्ज करूं, बेचारा लफ्ज क्लीशे भी हुआ और बदनाम भी हुआ कॉर्पोरेट। मीडिया से के दफातर से लेकर दूसरे दफातर तक आमतौर पे सेठ कल्चर प्रवेल करता है, जिसको हम कॉर्पोरेट समझते हैं। मैंने बताया ना, एक ही आदमी बेनिफिशियल ओनर होता है, वो सेठ कल्चर होता है। सेठ कल्चर में एक बात रखी जाती है, एक अमूमी बात है कि हर आदमी के जो पैसे हैं वो 1-2 महीने दबा कर रखे जाएं तो वो बेहतर रहता है। 1-2 महीने की तनख्वाह ना दी जाए तो बेहतर है। आप किसी वक्त जरा किसी मीडिया हाउसेस के लोगों से पूछिए तो सही, 2-2, 4-4 महीने की तनख्वाह ना मिलना अखबारात में और उसमें बहुत आम है। कई जगहों पे तो ये कहा जाता है कि आप सहाफी हैं भाई, जाइए और जाके बिस्मिल्लाह कमा लीजिए, वहां बहुत आम है। अच्छा, वही लोग लोगों की बुराइयां ढोल पीट पीट कर बता रहे हैं, मगर उनमें से कोई ये नहीं बताता कि भाई हमारे अपने मीडिया हाउस के मालिक ने हमें 2-3 महीने से तनख्वाह नहीं दी है। अब आगे कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स की बात, वो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स क्या होने, जैसे भी बात अर्ज कर रहा था, बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं, लोग बैठे हुए हैं, अगर वो है तो सेठ कल्चर में। अब जब वो फैसले होंगे एक ही आदमी के हिसाब से या एक ही तरीके से, तो लामुहाला उसका असर एम्प्लॉयर के जो हालात होंगे एम्प्लॉई पर, उसका असर ना होना, ये तो उसका तो इम्कान ही नहीं है। तो जहां अच्छे पैसे भी कमाए जा रहे हैं, वहां ये ख्याल है कि भाई इसको दबाकर रखना चाहिए। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, एक्चुअली डिस्प्यूट ऑफ एनी काइंड, उसको वो करेगा, इफेक्ट करेगा। अभी आपने जो अभी इनसाइड ट्रेडिंग की बात हो रही थी, चीनी ही की मिसाल लीजिए, चूनिया से याद आया था। चीनी की सब अभी जो जितनी भी, और आज से 50-60 साल पहले, क्या मैं एक अखबार का तराशा देख रहा था तो अयूब खान साहब का बयान था कि हम चीनी जो इस तरह से खराब कर रहे हैं मार्केट को, उनको हम बिल्कुल छोड़ेंगे ही नहीं और सरकार अपनी रिट पर वो करेगी। मैं सोचा अयूब खान साहब भी गए, नाम गिनाने लगूं तो दुनिया ही बदल गई। चीनी और चीनी माफिया वहीं रहा। माफिया हर जगह मौजूद है। बाकी ये एम्प्लॉइज, जाहिर है जहां लेबर लॉज, दूसरी अदालतें, कोर्ट्स फंक्शनल नहीं होंगे, फंक्शनल होंगे तो इफेक्टिव नहीं होंगे, वहां हर तबका जो अपना हक हासिल बजोर नहीं कर सकता, उनमें एम्प्लॉय शामिल हैं। जैसे ही कोई डिस्प्यूट होगा, देयर बी द फर्स्ट सफरर, वो पहला सफर करने वाला आदमी वो होगा। अच्छा, ये मतलब एससीसीपी की जो पावर्स खास तौर पे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पे हैं, वो आपको भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पावर्स हैं या वो एक एज अ रेगुलेटर ही है? कई दफा मैं पढ़ता हूं तो मैं तो हैरान रह जाता हूं कि दे हैव अ लॉट ऑफ पावर्स, और उनके पास क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स भी है। यानी
अब तो बहुत बेहतर चली CLA से, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी से जब मैं इसको कंपेयर करता हूं, क्योंकि ये कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी से हमारे सामने SCCP की शक्ल इख्तियार की, इसमें तो बहुत पावर्स दी गई हैं। यानी अगर मेरे नजदीक SCCP दुरुस्त अंदाज में काम कर रहा हो तो वो जो सारे मसाइल हैं उनमें से बेशतर हल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता सारे, वो जो बात हो रही थी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, बोर्ड की मीटिंग्स की, और तमाम डॉक्यूमेंट्स को अकॉर्डिंगली वक्त पर SCCP की फाइल पर आ जाना। अब फर्ज कीजिए मैं एक बैंक का एक नुमाइंदा हूं और मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं एंड आई वांट टू गिव फाइनेंस फैसिलिटी टू समवन, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, या मैं किसी से भी उससे राब्ता जोड़ना चाहता हूं किसी कंपनी के साथ, तो ये हक कंपनीज होती है इसीलिए है कि मैं SCCP में एक दरखास्त दूं, इट्स अ पब्लिक रिकॉर्ड, आई शुड लुक इनटू दैट कि इसके कौन लोग करता धरता हैं, इसके पीछे इसकी इक्विटी क्या है, इसकी बैलेंस शीट क्या कहती है, ये सब चीजें मैं देखकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन करूंगा। अब SCCP का ये काम है कि ये फाइल जब मैं देखने जाऊं तो अप टू डेट हालत में मौजूद हो। जब मैं वहां देखता हूं कि 3-3, 4-4 साल के फॉर्म्स ही नहीं लगे हुए, कभी किसी ने शो कॉज नोटिस भी नहीं किया हुआ, कभी किसी ने फलां मामले पे पेनल्टी भी नहीं की, तो दो तरह के मामला वहां पे भी है, इनकॉम्पिटेंस एंड अनविलिंगनेस टू डू दैट। दोनों ही बातें हैं। पीपल आर इनकॉम्पिटेंट। SCCP के बेशुमार लोगों से बात हुई, उनको अपनी पावर्स का कोई अंदाजा ही नहीं था। वो सिर्फ चार्ज रजिस्ट्रेशन को और फॉर्म 10 के आने जाने को ही, जैसे मैंने इसके ना, उसी कोई कॉर्पोरेट और उसी को ही समझते हैं। ये इवन SCCP का हाल है। हाँ, SCCP में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मेरे नजदीक कॉर्पोरेट कल्चर का या कॉर्पोरेट लॉ का कुछ अंदाजा नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, कैन दे फाइट बैक? जी, लॉ के मुताबिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पिछला लॉ था 84 का, उसमें 286 थी मेरा ख्याल है क्लॉज, अब शायद कोई 283 या 280 टाइप हो गई होगी। वो ये कहती है कि मिनॉरिटी शेयर होल्डर जो है वो बिल्कुल ये फाइल कर सकता है कि मेरे राइट्स को जो है वो सुपरसीड करके ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो सवाए नुकसान के किसी और जगह पर खत्म नहीं होंगे, और उसमें जो मेरी इक्विटी होगी बी ए 20%, वो जाहिर है वाइप आउट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो उसमें उसको हक हासिल है कि वो कोर्ट को मूव करे। कोर्ट के पास बेशुमार इख्तियार आते हैं हजूर। कोर्ट अगर वाकईतन महसूस करे कि ये मिनॉरिटी के शेयर होल्डिंग बिल्कुल जिस तरह से कंपनी चलाई जा रही है, ये इट विल नॉट एंड अप बट इन लॉस, तो कोर्ट प्रोविजनल मैनेजर बना सकती है, कोर्ट रिसीवर मुकर्रर कर सकती है। आप जरा देखिए ना, पावर्स देखिए। और ये मैं 20% के हवाले से बात कर रहा हूं, इस लेटेस्ट में तो शायद 10% हो गया है मेरे जहन में पूरा। जी हाँ, वो कोर्ट देख सकती है कि भाई ये तो मामला बिल्कुल और तरह से चल रहे हैं, तो प्रोविजनल मैनेजर मुकर्रर करे, रिसीवर मुकर्रर करे, दोनों पार्टीज को मौजूद करे, बाय आउट करने के लिए भी बात हो सकती है। यानी ये एक बहुत बड़ा कानून मौजूद है। मामला फिर वही, 20% वाले के पास शायद रिसोर्सेज नहीं होंगे इतने। लॉन्ग लिटिगेशन इज अ, और एनी लिटिगेशन इज अ वॉर ऑफ नर्व्स, इतने नर्व्स नहीं होंगे। शायद इतने अच्छे जजेस ना हों जो इस बात को, जिसको मैंने कहा कि PM मुकर्रर कर दें या रिसीवर मुकर्रर कर दें, इतनी शायद डेडिकेशन ना रखते हों। फिर जो नंबर ऑफ केसेस की बात है, शायद इतना वक्त ना मिलता हो। दूसरा अर्ज किया, जो आपने भी बात की थी, लॉ का ही नहीं पता होगा। मैंने लॉयर रखा ही नहीं, मैं कंपनी बिजनेस में तो गया लेकिन मैंने किसी वकील को तो पूछा ही नहीं, तो उसने मुझे मेरे राइट्स बताए ही नहीं, तो बस मैं आउट हो गया, मुझे मालूम ही नहीं। और लॉ हेल्प्स द विजिलेंट्स, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। लॉ ने भोले भाले आदमी की तो खिदमत जो है वो नहीं हो सकती ना, विजिलेंट्स की मदद होती है। अच्छा, ये बताएं कि मतलब आपके इतने तजर्बे में कोई मतलब कॉर्पोरेट ऐसा केस जो आपको लगता हो कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा कॉर्पोरेट केस था? बहुत होंगे सर। मैं अर्ज करूं, एक ज़माने में एनवायरमेंटल लॉ के ऊपर डॉक्टर परवेज हसन साहब पेश हुए थे और एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई थी, टाइटल भूल रहा हूं, जिसके बाद पूरा एनवायरमेंटल लॉ जो है वो तब्दील करके ये ट्रिब्यूनल्स और वो सारा कुछ बना।
बहुत अच्छी जजमेंट थी। अब जेन में इसका टाइटल भूल रहा है, ज़िया, शमा ज़िया या क्या केस था, भूल रहा, ठीक है। उसके बाद बाकायदा तौर पर एक नया कानून बना, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स बने, और वो सारा कुछ जो एनवायरनमेंट में होना चाहिए वो होना चाहिए। और वो प्योर कॉर्पोरेट सत्ता की बात इस लिहाज से थी कि ये जो एनवायरनमेंट को खराब किया जा रहा है, आपको पता है इसमें बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल उसका है। ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आम आदमी की रेशो उसमें बहुत कम है। बड़ा मामला तो कहीं और हो रहा है ना। अब उसमें बड़ा अच्छा काम हुआ, एक दफा तो उसने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। यानी वो कॉन्सेप्ट जो पहले से मौजूद ही नहीं था, या था तो बहुत ही कमजोर था, एनवायरनमेंट को समझा नहीं गया था। और ये पुरानी जजमेंट है, तो ना 90s की बात कर रहा हूं। तो उस वक्त अगर ये अच्छा, अब लॉ आया, ट्रिब्यूनल्स बने, आज मैं 2025 में खड़ा हूं, लाहौर बागों का शहर, लाहौर जी, 50,000 शेर सुना सकता हूं उसके ऊपर के लाहौर की शान is one of the dirtiest, one of the most polluted city। हम हैरान हो रहे हैं इसको देख देख कर, ऐसा लाहौर ना कभी देखा ना सुना। और ये कोई एक दिन का वाकया नहीं है, पिछले कई साल से ये हार्ड अर्न्ड खिताब जो है आपके साथ चला आ रहा है। शहर के बाहर दूर दूर तक ग्रीन बेल्ट का कोई वजूद मौजूद नहीं है। वो ट्रिब्यूनल्स ने काम नहीं किया, यानी इतना भरपूर केस आया, फैसला हुआ, फैसला होने के बाद इंडस्ट्रीज को चेक करना शुरू किया गया, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगवाए गए, फिर वही बिल्कुल पाकिस्तानी अंदाज में, फिर वो ट्रीटमेंट प्लांट्स की जगह फाइल में ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने शुरू हो गए, फिर पैसा चलना शुरू हुआ। ट्रिब्यूनल्स आज भी काम कर रहे हैं, कानून आज भी मौजूद है। मैं 90 की दहाई में भी नहीं खड़ा, अब मेरा हर शहर टॉप ऑफ द लिस्ट के करीब करीब फिर रहा है पोल्यूशन में। और उसमें इतना डिफरेंस है दूसरे मुहज्जम मुल्कों में कि यानी 10-10 गुना का फर्क है। अगर वहां बाहर 50 आ रहा है इंडेक्स, तो मेरा तो इंडेक्स मतलब क्या गिने कोई, और क्या उसको देखे। अब वो देखिए, वो कानून आया, मौजूद है, बड़ा उम्दा केस था और प्योरली केस बेस्ड था। यानी उसमें सिफारिश की गई, जजेस ने ये कहा कि भाई ये बनना चाहिए कानून, और बाकायदा एक रिकमेंडेशंस की गई, बनाया भी गया कानून ने काम किया भी। बट इट इज नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ मनी अर्निंग, क्योंकि इसके जद में ज्यादातर वो लोग आए जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनके पास अच्छे पैसे थे। उन्होंने वो पैसों का जाहिर है एक मखसूस हिस्सा जो है, रादर दैन गोइंग फॉर ट्रीटमेंट प्लांट, एंड कुछ फायदा हुआ था शुरू में, फिर आखिरकार जैसे होता है वो सब बैकग्राउंड में चला गया, सब पीछे चला गया। इसी तरह बहुत अच्छे अच्छे केसेस हुए। ये नहीं मैं कहता कि सब काम बुरा ही हुआ, बड़े अच्छे कॉर्पोरेट में भी, दूसरे में भी बड़े अच्छे केसेस सामने आए, जिनमें बड़े आला प्रिंसिपल जो हैं वो डिफाइन हुए और उन पे काम शुरू हुआ। लेकिन फिर डस्ट टू डस्ट, एशेस टू एशेस। अच्छा, ये बताएं कि एक आम आदमी के लिए अगर वो कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करता है तो उसको मतलब क्या प्रूफ अपने पास रखने चाहिए? सर देखिए, बात यह है कि अगर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इफ इज परचेजिंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है किसी भी महज़ब मुल्क में, इट इज नॉट सपोज्ड टू बी डन विदाउट अ लॉयर। आप बैठे हैं जर्मनी में, अमेरिका में, जहां भी आप बैठे हैं, वो किसी वकील नहीं करनी है ना। और बेशुमार जगहों पर तो लॉयर टू लॉयर गुफ्तगू हो रही होती है, सेलर परचेजर तो प्रॉब्ली आपस में मिल नहीं रहे होते। तो वहां ऑटोमेटिकली वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी की मामलात हैं वो भी फुलफिल हो जाते हैं, बैंकिंग ट्रेल भी आ जाती है, बैंकिंग हिस्ट्री भी आ जाती है। अब मेरे यहाँ लॉयर को इंगेज नहीं किया जाता। कुछ खौफजदा भी लोग रहते हैं कि वकील जो पता नहीं बहुत ही खतरनाक होते हैं, और ऐसा हुआ है, लॉयर्स ने अपने कद काट से, अपनी सलाहियत से बहुत नाजायज फायदा उठाया है इस मुल्क में, इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। अगर उनके साथ समाज एक खास तरह का रवैया रखे हुए है तो कोई ऐसा गलत भी नहीं है, क्योंकि समाज उसके लिए बाकायदा वजूहात रखता है।
अगर वो, तो यही ये मामला है कि लोग अवॉइड करते हैं कि यार लॉयर्स को ना डाला जाए इसके अंदर। अच्छा, जब आप लॉयर्स नहीं डालेंगे तो कानूनी रुकावट रह जाएगी, कानूनी कमी खामी उसमें रह जाएगी। तो ये जो आप फरमा रहे हैं कि वो क्या रख ले अपने पास, भाई एक आम आदमी को क्या पता है कि एफबीआर क्या चाहता है। फिर डुअल ट्रिपल सिस्टम, मैं अभी इमूवेबल की हद तक ही रहता हूं। देयर आर थ्री, आम तौर पे देयर आर थ्री टाइप ऑफ सी वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और प्राइसेस है। एक वो जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन की प्राइस है, एक वो जो डीसी वैल्यू जिसको उर्फे आम में कहा जाता है जो सरकार ने रखी हुई है, एक वो जो अब पिछले कुछ सालों में एफबीआर ने निकाल दिए ना। देयर थ्री वैल्यूज। कानून ये कहता है कि विच एवर इज हायर उस पर टैक्स जाएगा। ओरिजिनल पे अगर ओरिजिनल 100 रुपीज है, एफबीआर 120 है, डीसी वैल्यू 80 है, एफबीआर वैल्यू पे टैक्स जाएगा। ट्रांजैक्शन 100 पे होगी, ये देने नहीं पड़ेंगे 120, लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्सेशन द अपर लिमिट विल बी कंसिडर्ड एज टैक्स लिमिट, 120 पे कटेगा। अच्छा चलिए, ये तो हो गई बात, लेकिन सिचुएशन ये है कि 100 की बजाय अगर डीसी वैल्यू कहीं 60 पे खड़ी है, एफबीआर कहीं 70 पे खड़ी है और टैक्स की शरह बहुत ज्यादा है, तो मुझे कोई ना कोई कान में बात डालेगा कि भाई इसमें फायदा यह है कि आपने इसको डीसी वैल्यू पे 60% पे कर लीजिए, 60 पे कर लीजिए, और बाकी जो ऊपर के पैसे हैं इसको अंडर द टेबल गुजार दीजिए। अच्छा, जैसे ही मामला अंडर द टेबल शुरू हुआ, जो आपने पूछा कि क्या रख लेना चाहिए अपने पास, क्या रख लेंगे, 60 रुपए वहां इकट्ठे हुए हैं, 40 तो आपने लिए हैं इलीगली, तो अब आपकी पोजीशन किसी जगह पर जाकर इंसाफ तलब करने की नहीं रही। यू आर, आपने भी टैक्स अवेड किया और जिसने, ये दोनों पार्टीज टैक्स एवेजन का पार्ट एंड पार्सल है। अगर ये 100 ही पर हुई होती तो फिर लॉयर की गैर मौजूदगी में भी शायद गुजारा हो जाता। अभी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि एफबीआर ने एक वैल्यू मुकर्रर कर दिया, पिछले सालों तक 4 बिलियन थी, अब मुझे नहीं याद कितनी है, थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो गई होगी, कि अबव दिस लिमिट, और अगर उन्होंने ये हटा भी दी है, फर्ज कीजिए, ये तरकीब तो रखनी चाहिए कि अबव दिस सीलिंग हर ट्रांजैक्शन बैंकिंग ट्रेल से ही होगी। ये इसी तरह ही डॉक्यूमेंट और वाउच हो सकता है ना। अच्छा, उससे मैं मजबूर हूंगा कि मैं 100 पर ही, अगर मेरी मार्केट वैल्यू जो मैं जिस पे ट्रांजैक्शन कर रहा हूं 100 तो मैं 100 पे ही करूंगा। अच्छा, इससे वो डुअल सिस्टम खत्म हो जाएगा और मुझे कानून का खौफ भी कम होगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा, मैंने जितने के पैसे लिए दिए होंगे उस पर टैक्स भी दे दूंगा, मुझे मुश्किल नहीं होगी। मगर अगर ये सिस्टम मौजूद रहा कि एक प्राइस 60 पे है, तो फिर देन मेरे दिल में ये बात रहेगी कि ये पैसे मैं बचा सकता हूं। दूसरा, मैंने पहले भी अर्ज किया, इसमें भी वही मामला है, अगर मैं कर ही इसको 60 पे दूं, मगर या अगर मैं 7% या 6% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ले रहा हूं, तो मे बी आई कैन गो फॉर 3%, एंड देन हो सकता है मुझे 100 पूरा डिक्लेयर करने में मुश्किल ना हो सर, क्योंकि अमाउंट तो वही रहेगी ना। हाँ, फायदा ये होगा कि पूरी चीज मैं बिल्कुल पूरे यकीन के साथ अपने बच्चों को लाइबिलिटी की बजाय एसेट दे के जा रहा हूंगा। 50 साल बाद भी कोई उनसे पूछेगा तो देयर विल बी अ बैंकिंग ट्रेल अवेलेबल कि जनाब ये पैसे थे, ये इसका टैक्स था, ये मैंने जमा करा दिया था, बात खत्म हुई। अब यहां ये मामला है कि भाई इतने ऐसे कराए थे, इतने ऐसे कराए थे, उसमें दोनों पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व होके सर, तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये खत्म हो तो आपको रियलिस्टिकली देखना पड़ेगा कि प्राइस को, आप टैक्स को कम कीजिए। आप इकोनॉमिक रिव्यूज में देखिएगा, इस पर बहुत लंबी डिबेट है कि क्या सब्सिडीज देने से या फलां फलां काम करने से समाज और मईशत आगे जाती है, या टैक्स कम करने से। इस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है। ये टैक्स कम करने से जो मुनाफकत का खात्मा होता है, जो कंपेल्ड सिन का खात्मा होता है, जो करप्शन का खात्मा होता है, वो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। स्मगलिंग का खात्मा होता है। मैं बिल्कुल सीना तान कर कह सकता हूं कि ये चीज मैंने खरीदी है और मैंने खरीदी है, और ये इसके ऊपर ड्यू था, ये मैंने पे कर दिया है।
और ये पैसे मैंने जो मैंने वसूल किए ये मैंने सिस्टम में डाल दिए हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम है। अच्छा, ये बैंकों के वाले से आम लोगों के मतलब अकाउंट फ्रीज हो गया, अब ये है कि इसमें मतलब एक उस जो अकाउंट होल्डर है उसका लीगल राइट क्या है? बेशुमार है। देखिए पहले तो वजह देखनी पड़ेगी ना। कुछ इदारे हैं जिनके पास अकाउंट फ्रीज करने का इख्तियार है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। अदालतें हैं जिनके पास सस्पेंड करने का या फ्रीज करने का या ट्रांजैक्शंस रोकने का इख्तियार है। डिपेंड करता है कि फ्रीज किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। एक आदमी इनकम टैक्स डिफॉल्टर है और उसके खिलाफ इनकम टैक्स में चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है, जो चलते चलते फाइनलिटी अटेन कर गई है। वो फैसला, उसके तहत एफबीआर के पास डायरेक्ट पावर हासिल है कि वो अकाउंट्स को देखे और उसमें जो रकम मौजूद है उसके बारे में एक लेटर जारी करे और डायरेक्टली मेरे अकाउंट से वो पैसे निकाल ले। सिर्फ फ्रीज ही नहीं, निकाल ले वो पैसे। आपने तो फ्रीज कहा ना, फ्रीज तो चलिए उसमें तो फिर मुंजबित कैफियत से बाहर निकलने का शायद कोई टाइम हो, वो पैसा उसने मुझसे ले लिया। ये जगह है। नैब एक जगह है। एफआईए के पास कुछ राइट्स हैं कि वो मामला देखें, पुलिस के पास नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। पुलिस को अगर मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए होगी तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे, बैंक नहीं जाएंगे। बैंक इज नॉट सपोज टू गिव इट टू देम, नो। हाँ, दूसरे इदारे मैंने बताया। ये तो डिपेंड करता है ना किस कानून के तहत हुआ है, मौजूद है। अब अगर किया है, इनकम टैक्स ने किया है और मेरे पास कोई अपील का राइट मौजूद है तो मैं जाहिर है उस एपेलेट अथॉरिटी में जाऊंगा। मैं उस एपेलेट अथॉरिटी में जाकर, बी इट ट्रिब्यूनल, बी इट हाई कोर्ट, बी इट सुप्रीम कोर्ट के, जनाब ये मेरे पैसे भी निकाल लिए, ये ड्यू नहीं थे। फिर आपको पता है फैसले होते भी हैं। लेकिन वही मसला, वंस योर मनी इज गॉन एंड देन यू आर सब्जेक्ट टू लिटिगेशन एज वेल, तो मसाइल होंगे, फैसला होगा, इंसाफ होगा। वो जो एक ड्रामे की लाइन हुआ करती थी, इंसाफ होगा, मगर कब होगा, किस वक्त होगा, और क्या मैं उतनी देर इस पैसे से महरूमी की मार खा सकूंगा, होल्ड कर सकूंगा। सब बिजनेस में यही तो सारी बात होती है कि कैन आई होल्ड इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। पैसा तो उनके पास चला गया है। अब इस सिचुएशन में फिर वही बात, अब मैं आ गया उसमें, इफ आई एम अ बिजनेसमैन, मैं उसमें आ गया, मुश्किल में आ गया। अब मैं देख रहा हूं कि इस अमाउंट का अगर इतने परसेंट मैं इसी वक्त दे के मामलात को हल कर लूं तो मैं इस ये जो 20 साल की वॉर ऑफ नर्व्स है इससे भी बच जाऊंगा और आइंदा आने वाले वक्त में भी एक अच्छा सोर्स बन जाएगा। इस आदमी से काम वाम लेते रहेंगे, दोनों ने एक दूसरे के हाथ देख लिए, आसानी हो गई। ये सूरत है। अच्छा, ये जो बैंकिंग कोर्ट्स जो हैं इस पे मतलब ये था कि जी पता नहीं कुछ सर्टेन टाइम के इतने महीने में फैसला होना है, लेकिन हम देखते हैं कि बैंकिंग केसेस भी बहुत लंबे लंबे चलते रहते हैं। ठीक है, क्या वजह? इसको फिलोसफिकली भी देख लेते हैं, प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। अगर आप इजाजत दें तो पहले मैं प्रैक्टिकली देख लेता हूं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इज सपोज्ड टू बी अ बैंकिंग जज, देख लेते हैं, हो गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इज अपॉइंटेड एज अ judge of the banking court. Throughout वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे। थ्रूआउट उन्होंने इधर क्रिमिनल और सिविल मैटर्स को देखा तो उनमें जुडिशियल एक्यूमेन तो आ गया। बैंकिंग में सिवाय अपनी तनख्वाह के चेक के अलावा क्या तजर्बा है उनका? दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। इट्स अ स्पेशल लॉ. There's a special court for that. Where is that special person who knows the banking, who knows the jargon, who knows what it is all about? यानी एक अजीब, आप देखिए बात सामने आ गई कि हेड ऑफ द जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसका कोई बैंकिंग एक्सपीरियंस सिरे से मौजूद ही नहीं है। वो तो 20 साल, ज़ाहिर डिस्ट्रिक्ट जज है तो 20 साल हो गए हैं उसको बतौर जज। वो कत्ल के केसेस का फैसला करते करते यकलख्त बैंकिंग कोर्ट में आके बैठ गया जहां वॉल्यूम ये है और सामने वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिंदगी में कभी निगाह से गुजरे ही नहीं। तो आप मुझे बताइए वो जो एक टाइम फ्रेम है उसका, वो क्या कर लेगा? फैसले भी गलत होंगे, उनको काम आता भी नहीं है, और जब तक उनको काम आएगा उतनी देर तक वो जाहिर है ट्रांसफर हो जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे। दूसरा, नंबर ऑफ केसेस,
नंबर ऑफ केसेस का इशू है। अगर एक आदमी के पास, बैंकिंग कोड में भी ये आलम हो गया है कि 100 केसेस की पेंडेंसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब 100 केसेस की पेंडेंसी को आप सिर्फ कुछ भी ना करें, 8 घंटे लगा लीजिए काम के, मल्टीप्लाई कीजिए कितने मिनट एक केस के निकलते हैं, 8 मिनट भी ना शायद निकलते हो। इसमें तो निशिस्तन बर्खास्तन में सब खत्म हो जाएगा ना। आवाज दी, दोनों पार्टीज पेश हुई, एक ने कहा हमारे वकील साहब हाई कोर्ट गए हुए हैं, उन्होंने कहा अच्छा इंतजार में रखिए फिर बुलाएंगे, तो इस सारे अमल में भी 2-3 मिनट तो लग ही जाएंगे ना सर। तो मुझे बताइए कैसे होगा? एक तो वो आदमी जानता नहीं इस मामले को, दूसरा उसके लिए ये जगह कोई बहुत लुक्रेटिव नहीं है भी। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर, सच अ पावरफुल पोस्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पिंडी मींस द वही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ बैंकिंग कोड नंबर 5। तो सजा के तौर पर इसमें ना कोई पावर्स हैं ना काम का, तो वो फैसला नहीं होगा। एक दूसरा, शॉर्टकट हमेशा ये रिजल्ट देती है सर, ये फिलोसॉफिकल पार्ट है उसका। सर ये बहुत जालिमाना रवैया है स्पेशल कोर्ट्स बनाना। अब ये दूसरा पार्ट है, ये जालिमाना रवैया है, ये क्लियरली ये रवैया है कि आम आदमी की कोई किसी किस्म की वैल्यू मौजूद नहीं है। देखिए ना, सिविल कोर्ट में 20 साल लग रहे थे, तो बैंक्स की अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू थी। गए होंगे सब इकट्ठे होकर, गए एक्चुअली, बातचीत की हमारे लिए। 1979 से पहले तो स्पेशल लॉ मौजूद नहीं था, सिविल कोर्ट में ही ये केसेस चलते थे। 84 में लॉ बना, फिर 97 में बना, फिर 2001 वाला चल रहा है। गए, न्यूसेंस वैल्यू है, बात की कि हमारे कोर्ट्स अलग होने चाहिए, वहां तो फैसले होते नहीं। अब मेरे पास 2 हल थे फिलोसफिकली। मैं कहता नहीं, मैं अपना पूरा निजाम ठीक करूंगा, आप ही को क्यों, वो जो गरीब आदमी है उसका भी 20 साल में क्यों हो, मैं सारा मामला ठीक करता हूं, आपके केसेस भी वही चलेंगे। इंसाफ तो सबके लिए बराबर होना है ना। आपका भी मामला ठीक हो जाएगा, उनका भी होगा। आप बस कुछ टाइम दीजिए, मैं ऐसा कानून और ऐसा निजाम बनाऊंगा जिसमें आम आदमी है वो भी 4-6 महीने साल में फैसला ले लेगा, आप भी ले लेंगे। मैंने ये नहीं किया। मैंने कहा भाई वो भले ये बड़े पावरफुल लोग हैं, एक फाइनेंशियल वो है, मुल्क को कमा के भी दे रहा है, मसल है, इनका कोड अलग कर दो जी। कोड अलग हो गया। यही आपने बाकी मामलात में भी किया, यही क्रिमिनल कोर्ट्स में भी हुआ। दहशतगर्दी को अलग कर दें जी, फलां मामले को अलग कर दें, यानी जो जो करवा सकता था अपना मामला अलग, उसने अपना मामला और अपना कानून अलग करवाया। फायदा हुआ या नहीं, ये बात की बात है। वो भी मैंने बताया ना, डस्ट टू डस्ट। शुरू में बड़ा तेज चला काम, बड़े तेजी के साथ काम होने लगे, फिर काम बढ़ा, फिर लोगों का इंसेंटिव नीचे जाने लग गया, फिर वही बात, धूल में धूल हो गया सब। काम उनका भी नहीं बना, इस गरीब आदमी का भी नहीं बना। वो भी सफर कर रहा है, जिन्होंने बड़े जोर से कानून बनवाया था वो भी सफर कर रहे हैं। मैं तो ज्यादातर करता ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम हूं और उनकी तरफ से ही करता हूं, लेकिन मैं भी कामयाब नहीं हो सका। सही। अच्छा ये बताएं कि डिजिटल फ्रॉड्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अब इसमें मतलब हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो कमजोर है या हमारी इन्फोर्समेंट कमजोर है? दोनों सर, दोनों कमजोर हैं। आज से ये तो अभी बनी ना स्पेशल पावर्स दी, साइबर क्राइम्स का अलग हो गया, दूसरों का अलग हो गया। ये आपकी बात से मुझे याद आ गया, जब बहुत पहले मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह का डेटा चोरी हो गया या फलां हैक हो गया, तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं तो कभी थाने गया नहीं, क्योंकि हम लॉयर्स नॉर्मली नहीं जाते। वो बेचारा गया, एक मेरा क्लाइंट, समझाने की पूरी कोशिश करता रहा आम पुलिस वाले को कि जनाब वो डेटा चोरी हो गया। वो कहे कि कंप्यूटर कहाँ था, उसने कहा जी मेरे ऑफिस में। नहीं तो वो आदमी आया कहाँ से? वो कहता जी वो आदमी तो आया ही नहीं, तो उसे कंप्यूटर अब कहाँ है? जी अभी मेरे ऑफिस में ही है। यार फिर चोरी कैसे हो गया? क्योंकि मेरा पीपीसी का कोई कानून जो है वो इस तरह की चोरी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। फिर उसका की कॉल मुझे आई, मैंने ऑफिस से एक लॉयर को, एसोसिएट को भेजा, मगर वो नहीं समझ सका। चलिए अब तो हालात उससे बहुत बेहतर हो गए, लेकिन अब ज्यादा जोर इस पर है। साइबर क्राइम्स में भी आप देखिएगा ढेर लगा हुआ है, किस चीज का? हरासमेंट केसेस का। ये
इन मामलात का, तौहीन के मामलात का, दूसरे तीसरे मामलात का, फाइनेंशियल पर निगाह कम है और उन मामलात पे निगाह ज्यादा है जो फ्लैश करते हैं। तो यही उसकी भी नाकाबी का सबब है। लेकिन बहरहाल वो निस्बतन बाकियों से बेहतर है, लेकिन वहां भी रश बहुत ज्यादा है और रिसोर्स इतना नहीं है। आप जाके किसी वक्त स्पेशल ये जो बनी है ट्रिब्यूनल उनको देखिएगा, ढेर लगा हुआ है शिकायत का, और इतने लोग नहीं है जो उसको कैटर कर सके, तो वो भी वही होगा। ये देखिए ना, ट्रिब्यूनल पे ट्रिब्यूनल, लॉ पे लॉ, एजेंसी पे एजेंसी, इदारे पर इदारा, रादर दैन के मैं बेसिक इदारे को मजबूत करके उसी को विंग्स बनाकर चलाऊं, मैं जो ज्यादा मेरे लिए पॉलिटिकल या अदरवाइज माइलेज लेने का तरीका बनता है, मैं उसके ऊपर एक नया कानून बना देता हूं और ये भी भूल जाता हूं कि इसके ऊपर पहले से 4 कानून मौजूद हैं। इस पर पहले से अच्छा खासा सिस्टम मौजूद है जिसको बेहतर करना ज्यादा बेहतर था, लेकिन वो मैं ये नहीं करता क्योंकि मुझे पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलती उससे सर। अच्छा, ये बताएं कि मतलब बोर्ड की पावर वर्सेस सीईओ की पावर, तो इसमें मतलब क्या बेस्ट सीईओ की तो कोई पावर नहीं है ना सर, सीईओ तो मुलाजिम है। अब अगर एमडी जो हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अगर वो खुद ही सीईओ बैठे हुए हैं, फिर तो सिचुएशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। अगर सीईओ कोई मुलाजिम है तो बोर्ड में तो वो बैठ भी नहीं सकते, सिर्फ इस वजह एक्स ऑफिशियो ही बैठेंगे ना, बतौर सीईओ ही बैठेंगे, और वोटिंग राइट उस तरह से नहीं होगा। वो उनकी से एज सच बोर्ड में तो नहीं है। लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि अगर इफ ही इज दी वन जो बतौर सीईओ भी काम कर रहे हैं और बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, तो देन ही इज अ बिग मैन। बाकी एक वजह और हो सकती है जो मैंने आपको अर्ज की, दौलत का इर्तकाज इस तरह से हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं पढ़े लिखे नहीं हैं। अब आपने एक सीईओ लाया है, एमबीए आदमी है, सीए है, पढ़ा लिखा है, कारोबार को अच्छा चला के पैसे कमा के दे रहा है, कुछ काम बीच में गलत भी कर रहा है, डोमिनेट करेगा सर, ऑब्वियसली डोमिनेट करेगा। उसके पास डोमिनेट करने की सलाहियत मौजूद होगी क्योंकि वो बात कर रहा होगा जिसका उनको पता नहीं है। यहां ये एक सिचुएशन एक हो सकती है कि वो मुलाजिम होने के बावजूद भारी पड़े, खास तौर पे जो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको वो बुलडोज कर सकता है। अच्छा, ये शेयर होल्डर्स का जो एग्रीमेंट है, इसकी मतलब सही लीगल वैल्यू है? बिल्कुल है, लेकिन बनाता कौन है सर? देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत करीब होती है सर पार्टनरशिप के अपनी बुनियाद में, क्योंकि ये इसके शेयर्स बाहर बिक तो रहे नहीं, आप किसी और को ऑफर भी नहीं कर सकते, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल भी विद इन कंपनी है। तो आपने एक मेमोरेंडम बनाया, एक आर्टिकल बनाया, अब आर्टिकल भी आपने छपाया, कहीं से ले लिया, किसी को कहा, वही बात, लॉयर तो इन्वॉल्व था नहीं, तो किसी को कहा कि उसने पूछा जी कौन सी कंपनी, आप सिक्योरिटी कहाँ, जो ठीक है जी ये सिक्योरिटी कंपनी का आर्टिकल है जी, लगा दिए। अब शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट बेसिकली तमाम शेयर होल्डर्स के राइट्स को ज्यादा एक्सप्लेन करता है। आइडियली स्पीकिंग अगर आर्टिकल्स में ये मामला हल हो जाए तो भी बहुत ठीक, चलिए आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न आप चाहते हैं कि सब लोगों को ना मालूम हो, क्योंकि प्राइवेट डॉक्यूमेंट के तौर पर आप अलग से बनाए, तो उसके लिए भी बहरहाल एक टेक्निकल आदमी चाहिए होगा, लीगल वैल्यू तो उसकी बेशुमार है, फिर वकील ही चाहिए होगा, और उससे ही आप अवॉइड कर रहे होंगे। यहां ये रिवाज है इमूवेबल प्रॉपर्टी से लेकर दूसरी तक मिलियंस एंड बिलियंस खर्च करना और अवॉइड करना टेक्निकल एडवाइस से, और वो पैसे जो टेक्निकल एडवाइस पे खर्च होते हैं। हमने बड़े बड़े सो कॉल्ड कॉर्पोरेट इदारों को लरसते देखा और वो देखा कि नहीं जी नहीं पूछने की क्या जरूरत है। अब ये हमारा अमूमी समाजी रवैया है। आप तो हेल्थ के उसमें हैं, यही रवैया मेरा हेल्थ के साथ भी है। यार वो डॉक्टर नहीं, यार वो क्या यार ये पैराडोल ही है, यही होती है, या फलां वो है। अब तो लोग एंटीबायोटिक भी खुद ही खा लेते हैं। तो इसी तरह ही बाकी लोग भी ये फैसले खुद ही करते हैं, और वकील भी वो अर्ज करूं, वकीलों की भी इनकॉम्पिटेंसी हमारे सामने है। मैंने पहली बात जिससे आगाज हुई थी वो यही थी ना,
हर आदमी हर काम के लिए तैयार बैठा हुआ है। मैंने अपने एसोसिएट्स के कार्ड देखता हूँ वकीलों के, उसमें टैक्स से लेकर तो वो नीचे तक वो लिखा होता है। मैं सोचता रहता हूँ कि इनमें से एक भी पूरा नहीं हो सकता किसी भी को आदमी। यानी ये तो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे डॉक्टर कहे जी ईएनटी भी और हार्ट भी, बाईपास भी, सब कुछ, तो वो लॉयर्स भी इसी तरह के ही हैं। ये अच्छा, ये जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें ज्यादातर आप लूप होल्स कौन ऐसे क्या देखते हैं जिसमें फिर फ्यूचर में फिर तो सबसे पहले आर्बिट्रेशन, रिकंसिलिएशन, मीडिएशन, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लिखा भी है तो वो वही जिस तरह आम तौर पे लिख दिया जाता है कि जी आर्बिट्रेशन वो होगी, वो आर्बिट्रेशन एक्ट के मुताबिक होगी। सर अगर आर्बिट्रेशन प्रॉपरली हो, कॉर्पोरेट मामलात जो हैं, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट मामलात आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे, इस पर पीछे बहुत अच्छी जजमेंट्स आई हाई कोर्ट वगैरह की, बहुत अच्छी जजमेंट्स आई। मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट थी, जवाद हसन जस्टिस की जजमेंट थी, बड़ी अच्छी जजमेंट्स थी कि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और ये रास्ता कॉर्पोरेट एंटिटीज को पहले इख्तियार करना चाहिए बिफोर गोइंग टू सिविल जज, बिफोर गोइंग टू द ट्रायल जज। वजह उसकी मैंने आपको पहले ही बताई। अभी मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तो फिर 2 डेकेड की मार खा चुका होता है तो भी नहीं उससे हैंडल होता। एक सिविल जज को कॉर्पोरेट मैटर का क्या मालूम है भाई, ना उसकी एक्सपर्टीज है। अब जाके हाई कोर्ट के उसके ऊपर, और एक नया लॉ जो बना है जो मसालियत का है, वो एक बुरी अलग कर दी गई है। लेकिन मैं वहां देखता हूं कि इस कानून में बहुत फ्लॉज हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छी तरह लिखे नहीं गए, राइट्स डिफाइन नहीं हुए, आर्बिट्रेशन क्लॉज है नहीं, राइट्स डिफाइन नहीं है। हमारे उस्ताद मरहूम डॉक्टर बासित कहा करते थे कि जब लोग हमारे पास आते हैं, ये मैं आपको अपनी उसकी बता रहा हूँ लॉ कॉलेज के ज़माने की बात, कि जब हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये आप लिख लीजिए, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट लिख लीजिए, या पार्टनरशिप होने लगी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होने लगा है तो उसको लिख लीजिए। नहीं भाईजान क्या बात कर रहे हैं, वो जी बचपन का दोस्त है, पराया जी अपना। कहते हैं वो 6 महीने गुजरते हैं तो कोई आदमी आता और कहता है सर ये जो मेरा पार्टनर है इसको किसी तरह 302 में नहीं फंसाया जा सकता। सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गई होती है। पहले लिखने तक के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि ये एक और समाजी रवैया है कि शायद लिखने से बैड ओमन होता है, लिखने में शायद एक दूसरे पर बेएतबारी का जैसे वो मामला है वो सामने आता है। तो यार मत लिखो, या लिखो तो एक चैट जीपीटी टाइप लॉयर्स बैठे हुए हैं, एक परफॉर्मा है, उस परफॉर्मा के अंदर अपनी बात जितनी आ जाए, जो कस्टमाइज तो है नहीं। अच्छा, ये कि जी लीगली भी कॉन्ट्रैक्ट करा लिया लॉयर से, बट ये कि पाकिस्तान में जी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, तो अब ये है कि नाउ यू आर अगेन बैक टू द सेम। अब जाना तो कोर्ट में ही है ना। 2 आदमियों के दरमियान जब भी लड़ाई होगी तो तीसरा फैसला करेगा। अब तीसरे का एक छोटी सी शक्ल यह निकली है कि आर्बिट्रेशन में आप जा सकते हैं, बट दैट इज थ्रू कॉन्सेंट। अगर मुझे मालूम है कि केस मेरे खिलाफ होने वाला है और मैं अच्छी जगह पे नहीं खड़ा, तो सर मुझे बताइए मैं आर्बिट्रेशन या मीडिएशन के लिए कॉन्सेंट क्यों दूंगा? मुझे तो वो सिस्टम बेहतर लगेगा ना जिसमें 20 साल गुजर जाएं। तो आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, ठीक है लिखवा लिया, राइट्स भी डिफाइन हो गए, लाइबिलिटीज भी डिफाइन हो गई। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और लेगेसी के साथ कह रहा हूं कि मैं खुद फैसल हनीफ किसी सिविल डिस्प्यूट की केस की मार नहीं खा सकता। अगर मेरा किसी के साथ डिस्प्यूट होगा, आई वुड लव टू रिजॉल्व इट थ्रू मीडिएशन, रिकंसिलिएशन, और आई वुड लव टू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। इसलिए कि 20 साल तक मैं वो जंग नहीं लड़ सकता ना, जबकि वो मेरे लिए कंपैरेटिवली इजी है। आई एम द वन जिसने जाना है, सब करना है, लेकिन फिर भी नहीं है। अच्छा, तो ये एतमाद जब मुझ में नहीं है तो मैं अपने किसी क्लाइंट को भी नहीं दे सकता, लेकिन बहरहाल देता हूं। अच्छा, ये बताएं कि जो एक कंपनी की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय जो है, वो कोई मतलब ब्रीफली सा अगर आप हमें। सर वो बेसिकली तो देखिए 2 तरह के मामलात हैं। बेसिकली तो ये मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है टेक्निकली। अब थोड़ा सा टेक्निकल हो गया मैटर। ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं आम लफ्जों में। हमारे लिए ये लॉ में मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में आता है, क्योंकि इनके लॉज कोई स्टैट्यूटरी लॉज तो है नहीं, यानी कानून के बनाए हुए तो है नहीं।
कंपनी का अपना एक एचआर मैनुअल होगा, या कंपनी जेडी दे रही होगी आपको मुलाजमत के वक्त कि भी ये जॉब डिस्क्रिप्शन है आपकी, ये आपके मामलात हैं, इस तरह से आपने काम करना है। इनकी एनफोर्समेंट, बी इट कंपनी, बी इट एनी अदर कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन, अगर आपके पास स्टैट्यूटरी लॉ का सहारा मौजूद नहीं है तो आपने मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में सिविल कोर्ट जाना है। बस यहां आगे गुफ्तगू फिर उसी यू टर्न पे फिर बैक टू द स्क्वायर चली गई। कंपनी जो है वो लायबल है फॉर एवरीथिंग जो मैनुअल में लिखा हुआ है। अगर उस मैनुअल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एग्रीमेंट ना सर, जो भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हुआ था उसमें मैनुअल जो है वो इसका हिस्सा था। कितनी कंपनीज हैं, याद कीजिए, आप समेत जब लोगों को नौकरी देते हैं तो उसका एचआर मैनुअल देते हो उसको कि यार जरा देख लेना ये हमारा एचआर मैनुअल है। कितने जिन्होंने बनाया भी हुआ है, कितने हैं जो उसको बनाकर उसको बाकायदा एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एग्रीमेंट बना रहे हैं? नॉट मैनी। तो अच्छा, और अगर वो कर भी दें, दे भी दें और उसमें कुछ राइट्स लायबिलिटीज का ब्रीच हो गया तो ब्रीच में फिर घूम के जाना है अदालत में। कंपनी हो या कोई और हो, सूरत हाल तो वही रहेगी। लेबर लॉज नहीं है सर ये, जहां एक स्पेशल वो है, लेकिन वो तो बहुत नीचे उसमें चला जाता है ना। ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स की बात कर रहे हैं आप। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स में आपको कोई इतनी ज्यादा, द बेस्ट यू कैन डू इज, आप अपनी जो बर्खास्त होने की सिचुएशन है उसको तो चैलेंज नहीं कर सकते, ये बड़ा सेटल्ड प्रिंसिपल है, क्योंकि आप बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट उस पे है ना। इसके बारे में कहा जाता है, जजमेंट्स बड़ी मजेदार है, वो कहते हैं कि आप एक अनविलिंग एम्प्लॉयर पर आप एक एम्प्लॉय मुसल्लत नहीं कर सकते कि नहीं भाईजान आप वापस जाएं और आप जाके जरूर काम करें। प्राइवेट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, मैं नहीं रखना चाहता भाई। वो अगर आज आप उसको बहाल कर भी देंगे जो कि लीगली दुरुस्त नहीं होगा तो मैं कल फिर सुबह निकाल दूंगा। हाँ, एक ही राइट उसका रह जाता है, वो है सूट फॉर डैमेजेस। मास्टर सर्वेंट रिलेशन में यू कैन ओनली आस्क फॉर डैमेजेस कि जनाब मुझे गलत निकाला गया है, इनके निकालने से मेरी रेपुटेशन खराब हुई, ये मेरा माली नुकसान हुआ, ये हुआ। अब जिस मुआशरे में कत्ल के केसेस में टाइम, उम्र और वक्त का ध्यान ना किया जाता हो, वहां मेयर डैमेजेस का सूट किसी भी अदालत के लिए कितना अहम हो सकता है, आप मुझे बताइए। सही। अच्छा, ये जो इस वक्त का दौर है इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। तो मतलब हमारे यहाँ मतलब कंपनीज को किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ भी वो मामला स्पेशलाइज्ड वो है, इदारा बहुत अच्छा बनने के बाद बाकायदा अथॉरिटी बन गई, लॉ पास हो गया। अब उसके 2-3 हिस्से हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में आप चाहेंगे तो। भाई जाहिर है, एक आपका ट्रेडमार्क है, एक आपका नाम है। बेशुमार लोग तो उसको एक ही बात समझते हैं, ऐसा नहीं है। बेशुमार लोग तो उसको एक ही बात समझते हैं, एक ही बात नहीं है। मतलब हम पिंक रिबन में बैठे हैं, पिंक रिबन एक नाम है मगर उसके साथ एक चीज बनी हुई है जिसको आप सिंबल, ट्रेडमार्क, लोगो इस तरह कहेंगे। इसकी रजिस्ट्रेशन और चीज है, पिंक रिबन का नाम कॉपीराइट के हिसाब से मुख्तलिफ है। अब हुजूर अपनी लॉ फर्म का फाइल किया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, कुछ काम उस ऑफिस में होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, साल से ज्यादा लग गया था सर। जी हाँ, क्योंकि वहां अभी तक ये निज़ाम है कि वो इसको बाकायदा एक ख़ास तरीके से चलाते हैं। आपको एक टेम्परेरी नंबर दे दिया जाता है, आप उस टेम्परेरी नंबर पे काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो गज़ट में नोटिफाई होता है, पूरे पाकिस्तान में वो घूमता है कि क्या इस पर किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, और फिर वो वापस आकर रजिस्टर होता है आपके नाम। तो जाहिर है वो भी कोई बहुत इफेक्टिव इदारा नहीं है, लेकिन कानून मौजूद है सर। दूसरा, ये जो नई नई चीजें आ रही हैं इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। मसलन ये फेसबुक का आ गया, फलां का मामला आ गया, मेरा ये पेज है, ये फलां है, या क्रिएटिव उसकी, उसमें मैं देखता हूं कि कानून में वुसअत भी जरा सी कम है। इसको भी देखने की जरूरत है। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन उनके यहाँ बहुत ही स्लो है। आज के ज़माने में ये शायद इस तरह से आप
ऑब्जेक्शंस का एक एक साल इंतजार नहीं कर सकते। मैं जाते जाते फिर एक बात करता चला जाऊं, ये ऐसा मुल्क जहां हर साल 300 से ज्यादा आदमियों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये सब मिलता हो, यानी 300 से ज्यादा आदमी जीनियस पैदा होते हैं आपके मुल्क में हर शोबे में। ऐसे मुल्क का इस हालत में होना, ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं हो सकती। या तो वो 300 आदमी जीनियस नहीं थे, या फिर ये मुल्क की हालत नहीं है, ये कोई और मुल्क है, मैं कहीं और बैठा हुआ हूं। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। और अभी भी तो इतनी सवाल बाकी हैं, लेकिन ये है कि टाइम की कमी है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल है फिर दोबारा आपसे किसी वक्त गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू। मुनीर, इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता।